सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं इस सेशन के अंदर। ये मोस्ट प्रोबेबली सैलरी का लास्ट सेशन होने वाला है। जो बच्चे लाइव ज्वाइन कर रखे हैं उनसे गुजारिश है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। और जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, अगर आपको ये गूगल फॉर्म मिल जाता है तो फिल कर देना, मेरे को मैसेज मत करना सर गूगल फॉर्म कहाँ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसके पहले वाले सेशन के अंदर मैंने ये आपको 4 टाइप्स के फंड होते हैं ये बता रखा है। ठीक है, चार टाइप के फंड कहा गए। 4 टाइप के फंड होते हैं। एक होता है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक होता है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तीसरा होता है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और चौथा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहां तक सारे बच्चे जानते होंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भैया कंट्रीब्यूशन किस टाइप का होता है। एम्प्लॉयर कुछ पैसा डालता है, मैचिंग कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी करता है, और उन दोनों पे मिलता है इंटरेस्ट। तो ये 4 टाइप के कॉन्ट्रीब्यूशन है जो फंड के अंदर होते हैं। एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पे का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन पे का इंटरेस्ट। बराबर है, यहां 4 तक अपन ने बताया था। अब अपन क्या करने वाले, ये चारों फंड्स के अंदर डाल दिए तो 4x4 का पूरा अपन वीव लेने वाले हैं, जो कि आपको मिल जाएगा। अगर आप चार्ट बुक देख रहे हो ना, तो चार्ट बुक में ये लास्ट वाले पेज पे दे रखा है मिसलेनियस के अंदर। ठीक है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन एक बार ये नोट्स में से समझ लेते हैं। ये नोट्स आपको पूरी की पूरी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सैलरी नोट्स के नाम से, सैलरी क्लास नोट्स के नाम से। टेलीग्राम चैनल प्रणव चांडक नाम से है। टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पे फाइल्स वाला सेक्शन आता है, उधर जाके सर्च कर लेना सैलरी क्लास नोट, तो आपको ये नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, ओके। वीडियो के बाद में मैं डाल दूंगा आपको, आप अभी जाके चिंता मत करो उसकी। अब भाई देखो भाई, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अपन देखने वाले 4x4 का रोड मैप या 4x4 व्यू पूरे के पूरे प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट का। ठीक, ओके। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन के अंदर एक पूरा रोड मैप दे दिया था कि भैया क्या क्या चीजें होती है। एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तीसरा होता है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और चौथा होता है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे बिहाफ पे, कंसेप्चुअली समझना, रट्टा मारने की कोशिश मत करना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे बिहाफ पे। ये फंड किसके लिए बना है? एम्प्लॉय के लिए, मेरे लिए फंड बना है, जो फ्यूचर में मेरे को मिलने वाला है इसका पैसा। तो ये तो मेरे लिए परक्यूजिट होना चाहिए भाई। हाँ जी, ये मेरे लिए परक्यूजिट होता है, बट हर केस में ये टैक्सेबल नहीं होता। जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है एम्प्लॉय के लिए। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्योंकि ये लॉ के तहत बनता है, उसके अंदर जो एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है ये एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यहां पे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, जितना सैलरी है, सैलरी फॉर दिस पर्पस क्या होता है ये आप कमेंट करके बताओ। जितना सैलरी है उसका 12% तक एग्जम्प्ट है, और 12% का ऊपर जो है वो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा एम्प्लॉय के लिए। आरपीएफ के अंदर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉय के हाथों में 12% ऑफ सैलरी के ऊपर का टैक्सेबल परक्यूजिट होता है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अब ध्यान से समझो, 12% ऑफ सैलरी मतलब कौन सी सैलरी सर, कौन सी सैलरी ले? तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, कौन सा? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस कमीशन, कौन सा वाला कमीशन? टर्नओवर का पार्ट अगर है तो। एनी कमीशन नहीं लेना है। ये तीनों चीजों की जो डेफिनेशन है वो आपको मिल जाएगी सैलरी के डेफिनेशन में। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये सेकेंड वाले पॉइंट में दे रखा है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ सेकेंड वाले पॉइंट में दे रखा है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ के लिए सैलरी का मीनिंग हो जाएगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन इफ पेड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इस पे क्वेश्चन बनते हैं तगड़े वाले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में, दिया रहेगा। हाँ जी, आपको निकालना पड़ेगा सैलरी, ये वाली सैलरी, इसका 12% तक। लेट अस अज्यूम कि भाई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये मैंने नीचे एग्जांपल भी दे रखा है, आप चिंता मत करो। ठीक है, आरपीएफ का सैलरी है 10 लाख रुपए। कौन सी सैलरी? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस कमीशन, कौन सा? टर्नओवर वाला।
ठीक है, ये सैलरी है 10 लाख। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में 2 लाख। अपने को कितना चाहिए? 12% ऑफ सैलरी चाहिए, मतलब 1,20,000 रुपए तक एग्जम्प्ट रहेगा। 1,20,000 के ऊपर का जो अमाउंट है 80,000, वो एज अ परक्यूजिट एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? मेरे को जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे क्वेश्चन बनते हैं आरपीएफ पे। और ये सैलरी की आपने डेफिनेशन देखी होंगी ना सेक्शन 17 की, तो सैलरी के डेफिनेशन के अंदर दे रखा है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अबाउट 12%, ये सैलरी में आता है, क्योंकि 12% तक वाला टैक्सेबल नहीं होता है, 12% के ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल होता है। क्लियर है? ओके। अब इसके अंदर एक 7.5 लाख रुपए की लिमिट है, ये भी लिखी हुई है, इसको मैं बाद में बताता हूं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर जो एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है वो एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग के लिए होता है। बराबर है? हाँ जी। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे बच्चे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में डाला तो फुल्ली एग्जाम, आरपीएफ में डाला तो 12% तक एग्जाम, 12% के ऊपर का टैक्सेबल परक्यूजिट है। यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल अभी नहीं होगा, क्योंकि ये फंड लावारिस है। ये फंड कौन सा फंड है? ये लावारिस फंड है। ये लावारिस फंड है। एम्प्लॉय जब चाहे या एम्प्लॉयर जब चाहे तब इसमें से पैसा निकाल सकता है। तो बोले यूआरपीएफ के अंदर पैसा जो अभी डाल रहा है ना एम्प्लॉयर, वो टैक्सेबल अभी नहीं करेंगे। फिर कब करेंगे? ये टैक्सेबल तब होगा जब ये मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी तक अगर पैसा पड़ा रहा ये फंड के अंदर और बाद में अगर एम्प्लॉय को पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के नाम से। क्लियर है? और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता। ये 4 चीजें हैं, इसको देखो। अभी ये पीपीएफ का ट्रीटमेंट ये पढ़ने वाले अपन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में फुल्ली टैक्सेबल, आरपीएफ में 12% तक एग्जाम, 12% के ऊपर का टैक्सेबल परक्यूजिट एम्प्लॉय के लिए। यूआरपीएफ में नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, और पीपीएफ में कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। ये समझ में आया क्या? बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ। ये समझ में आया तो अपन आगे चलते हैं। क्लियर है? बताओ जल्दी बच्चा वाड़ी। अब सेकेंड बात करते हैं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखो, ध्यान से समझो। ये जो फंड बनाया गया है ये बनाया गया है एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, और इसके अंदर अगर एम्प्लॉयर डाल रहा है तो ये परक्यूजिट होना चाहिए। हाँ, बट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एग्जाम कर रखा है। आरपीएफ में बोला 12% तक डाल रहे हो चलता, 12% के ऊपर का डालोगे तो टैक्सेबल होगा। यूआरपीएफ में बोला भैया टैक्सेबल ही नहीं है, लावारिस फंड है, इसको हम गिनते ही नहीं है। और पीपीएफ के अंदर तो कोई एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बनाते हैं। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है 12% वाले का। अगले पॉइंट पे आते हैं, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय भी अपने जेब से पैसा डाल रहा है। क्या एम्प्लॉय, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एम्प्लॉय खुद ये पैसा फंड के अंदर जमा करवाता है? मेरे को जवाब दीजिए कमेंट में, जल्दी से बताइए। क्या एम्प्लॉय खुद ये पैसा फंड के अंदर जमा करवाता है? बताइए, कम ऑन एवरीवन। क्या एम्प्लॉय खुद ये पैसा फंड के अंदर जमा करवाता है? बताइए, कम ऑन एवरीवन गाइस, कमेंट करो यार। नो, नहीं सर, एम्प्लॉय पैसा नहीं डालता। कौन डालता है पैसा? एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को सैलरी देता ना, तो जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर पहले अपने पास डिडक्ट करके रख लेता है। जो उसकी इनकम मानी जाती है, अगर उसने ड्यू डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्ट, जिस एक्ट के तहत ये फंड बना है, उसकी ड्यू डेट के पहले अगर डिपॉजिट नहीं करवाया एम्प्लॉयर ने, तो उसको उसकी इनकम मानी जाती है, उसको उसका डिडक्शन नहीं मिलता। और डिडक्शन कब मिलता है? जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर उस फंड में डिपॉजिट कर देता है रिस्पेक्टिव एक्ट की ड्यू डेट के तहत। ये पीजीबीपी में देख रखा है अपन ने, ये पीजीबीपी में देख रखा है। ठीक है, चलिए खैर, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो उसको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80C में एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता है अपने कंट्रीब्यूशन का। अब एक चीज समझिए, मान के चलो एम्प्लॉय का सैलरी है 6 लाख रुपए, ठीक है, एग्जाम्पल है ये।
एम्प्लॉय का सैलरी है 6 लाख, अमाउंट डिडक्टेड फॉर पीएफ बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया कितना 60,000। तो मेरे को बताइए कि भैया एम्प्लॉय के हाथों में, मतलब एम्प्लॉय को सैलरी रिसीव्ड नेट सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय कितना हो जाएगा 5,40,000। हाँ जी, तो यहां पे मेरे को पहले 2 सवालों के जवाब दो। पहला जवाब दीजिए, सैलरी इनकम कितनी रहेगी एम्प्लॉय की, और दूसरा जवाब दीजिए कोई डिडक्शन मिलेगा क्या, एनी डिडक्शन। सैलरी इनकम कितनी रहेगी 5,40,000। वाह, डूब गया बेटा तू, अंकित कुमार डूब गया। अरे भाई 6 लाख रुपए है, ये 60,000 रुपए एम्प्लॉय ने काट के रखे हैं, और ये एम्प्लॉय ने काटे थोड़ी है इफेक्टिवली, ये तो वो पैसे हैं जो मैं जमा करने वाला हूं। तो मेरी सैलरी इनकम रहेगी पूरी की पूरी 6 लाख बराबर, और डिडक्शन मिलेगा उसको 60,000 का, सैलरी में से नहीं, 80C सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगा 60,000 का। तो इफेक्टिवली टैक्सेबल कितना हो रहा है 5,40,000, बट सैलरी में पूरा का पूरा 6 लाख जाएगा। सैलरी की इनकम निकालोगे ना आप, अरे निकालोगे नहीं निकालोगे, हाउस प्रॉपर्टी रहेगा, सैलरी रहेगा, कैपिटल गेन्स रहेगा, सैलरी का इनकम पूरा 6 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगी। उसमें से जो चैप्टर 6A के डिडक्शंस मिलेंगे, अगर ओल्ड स्कीम फॉलो कर रहा है तब जाके उसको 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगा। 80C अगर पढ़ रखा होगा तो याद होगा आपको, एनी पेमेंट और कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एसपीएफ, पीपीएफ, आपको 80C में डिडक्शन मिलता है। समझ में आया? हाँ जी, अच्छा वो पुराना आंसर था, कोई बात नहीं, ठीक है, ये समझ में आया ना। अब देखो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एसपीएफ का 80C में डिडक्शन मिलता, आरपीएफ का 80C में मिलता, और पीपीएफ का कहां मिलता है 80C में। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय पैसा डाल रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय पैसा डाल रहा है उसको डिडक्शन नहीं मिलता। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, भैया उसको डिडक्शन मिला ही नहीं है, उसने पैसा तो डाल दिया बट उसको डिडक्शन नहीं मिला है अभी तक। इसका मतलब सुनो मेरी बात, ये जो पैसा है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, अब समझो कि अपन ने जो अभी एग्जांपल दिया 6 लाख वाला, इसके अंदर 60,000 रुपए एम्प्लॉयर ने डाला, मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन गया 60,000 रुपए, पर एम्प्लॉय को उसका डिडक्शन ही नहीं मिला, मतलब एम्प्लॉय को पूरी की पूरी 6 लाख पे टैक्स लग चुका है। वो जो 60,000 रुपए उसने यूआरपीएफ में डाले हैं, अगर ये 60,000 यूआरपीएफ में डालेगा तो इस पे उसको ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, इस पे उसको ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। मतलब जब यूआरपीएफ से मैच्योरिटी अमाउंट एम्प्लॉय, यूआरपीएफ से मैच्योरिटी अमाउंट एम्प्लॉय विड्रॉ करेगा ना, तो उसको एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के एक्सटेंट तक टैक्सेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे ऑलरेडी टैक्स उसने भर चुका है। जब इसने पे करा था ना उसको डिडक्शन नहीं मिला था। समझ में आई क्या बात? समझ में आई बात? अरे मैं पैसा डाल रहा हूं, 6 लाख रुपए मेरी इनकम है, मैंने 60,000 रुपए यूआरपीएफ में डाला, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। अभी उनने क्या बोला, अरे ये फंड लावारिस है, इसका तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये फंड लावारिस है, तुमको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब मेरे को पूरी की पूरी 6 लाख पे टैक्स लग चुका है, मतलब जो 60,000 का मैंने कंट्रीब्यूशन करा है यूआरपीएफ में, उस पे मेरे को डिडक्शन नहीं मिला है, उस पे मैं टैक्स ऑलरेडी भर चुका हूं। ये 60,000 जितने इकट्ठा होंगे, और जब मेरे को मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जब मेरे को मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा तब मेरे को बोलेंगे भैया टैक्स भरो, मैं बोलूंगा भाई काय का, ये तो इस पे तो मैं ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूं, मैं टैक्स नहीं भरना वाला। बराबर कि नहीं? बराबर है? समझ आई बात? ये अपन पढ़ेंगे आगे, दिया रहेगा, ठीक है, ओके। अब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे का जो इंटरेस्ट है उसकी बात करते हैं। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पे का इंटरेस्ट पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। इंपॉर्टेंट केस ये बनता है सेकंड वाला, आरपीएफ के अंदर। आरपीएफ के अंदर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9.5% तक एग्जम्प्ट है, 9.5% के ऊपर का टैक्सेबल है।
9.5% तक एग्जम्प्ट है, 9.5% के ऊपर का टैक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट मिला आपको 15%, 15,000, ठीक है, तो 9,500, 9.5% तक एग्जाम, 9.5% के ऊपर का 5,500 ये टैक्सेबल रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान में रखना। पूरा एक सैलरी का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको एक पिल्लू मिलेगा आरपीएफ का। मैंने जितने आज तक क्वेश्चन देखे ना सैलरी के, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आरपीएफ का ही क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल समझ लो, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख, उस पर इंटरेस्ट मिला है। ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में खुद में अपने आप में भी लिमिट है, काहे की 12% की। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 12% के ऊपर का टैक्सेबल है, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 9.5% के ऊपर का टैक्सेबल है। अब याद एक चीज ध्यान में रखो कि जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 12% ऑफ सैलरी आता है, बट इंटरेस्ट के अंदर सैलरी का कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है। अरे जहां पे इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है, ये फंड में पैसा डाल के क्या करेंगे, फंड में इंटरेस्ट कैसे आएगा, क्योंकि ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा। तो जहां ये पैसा इन्वेस्ट होगा वहां से मिल रहा है इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट 9.5% तक टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है एम्प्लॉय के लिए, बट 9.5% के ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल परक्यूजिट है एम्प्लॉय के लिए। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट, बताइए जल्दी से। ठीक है, यूआरपीएफ में जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं रहता, अगेन नहीं कर सकते। और पीपीएफ में एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता, तो उस पर इंटरेस्ट ही नहीं मिल सकता। देखो ये लिखा है अपने बुक में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उस पे का इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। एसपीएफ में तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, आरपीएफ में तो 9.5% तक एग्जाम, 9.5% के ऊपर का टैक्सेबल। यूआरपीएफ में जब इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तब टैक्सेबल नहीं रहेगा, और पीपीएफ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो उस पर इंटरेस्ट खतरा मिलेगा। ठीक है, हाँ। अब इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए भी लिमिट है। नोट 1, एग्जाम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, और सर्टेन लिमिट के ऊपर का टैक्सेबल है, जो कि लिमिट है 2.5 लाख की। आपको याद होगा तो अमेंडमेंट आई थी जो बोलती थी, देखो यहां पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, ठीक है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख तक पे, वो 2.5 लाख तक के जो कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट है। और 2.5 लाख के ऊपर का अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2.5 लाख के ऊपर का अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो देखो टैक्सेबल रहेगा, ये टैक्सेबल रहेगा, पक्की बात है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन है, ये एग्जम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट, लिमिट कितनी है 2.5 लाख तक की। 2.5 लाख तक के का जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जम्प्ट है। 2.5 लाख के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, ये मत समझ लेना 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है और 2.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल है, ऐसा नहीं मुन्ना। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख तक के है, उस पे का जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट है, और 2.5 लाख के ऊपर का जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, 2.5 लाख के ऊपर का जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल है। ये कब से आया है? 1/4/2021 से, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 से। प्रीवियस ईयर 21-22 के पहले ऐसा हुआ करता था कि जितना भी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आता है वो एग्जम्प्ट हुआ करता था। जितना भी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आता था पहले, प्रीवियस ईयर 21-22 के पहले, मतलब 20-21 तक, वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हुआ करता था। तो आज सिचुएशन क्या है? 2021 तक जितना भी इंटरेस्ट आया है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना भी हो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, वो इंटरेस्ट पे का इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट है। और 21-22 एंड ऑनवर्ड्स, उसके आगे के साल में, अभी अपना 23-24 है, आगे अगले साल 24-25 रहे, तो अगले साल 22-23, 21-22, 22-23, 23-24, अब जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसको दो अलग अलग डब्बों में डाला जाता है। समझो, दो डब्बे बने हैं। पहला डब्बा एग्जम्प्ट कंट्रीब्यूशन, एग्जम्प्ट कंट्रीब्यूशन नहीं, इस कंट्रीब्यूशन पे का जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट है, ऐसा। अब समझा? तो कंट्रीब्यूशन दो डब्बों में जाता है, पहला 2.5 लाख तक का एक डब्बा है, ठीक है,
दूसरा डब्बा है 2.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड जो 2021 एंड उसके पहले के इंटरेस्ट है वो एग्जाम्प्ट वाले डब्बे में ही जा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कैसे। देखो 6 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो पहले 2.5 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जाम्प्ट रहेगा। 2.5 लाख के ऊपर कितना है 3.5 लाख, वो टैक्सेबल रहेगा, वो टैक्सेबल रहेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहां पे है ना बनेंगे 2 डब्बे, यहां पे 2 डब्बे बनने वाले भाई, यहां बनने वाले 2 डब्बे। देखो ये हमको पता है कि प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, आरपीएफ या सॉरी एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जो भी पैसा मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट, वो सेक्शन 10(11) में एग्जाम्प्ट हुआ करता था पहले। फिर आरपीएफ से जो पैसा मिल रहा है वो 10(12) में एग्जाम्प्ट हुआ करता था, पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है, मतलब ये पैसा इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो विड्रॉवल वाला अमाउंट है, जो मैच्योरिटी अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया, वो एग्जाम्प्ट हुआ करता था। बट बाद में ना एक अमेंडमेंट ले आए, 21-22 से एक अमेंडमेंट ले आए जो कि बोलते हैं एम्प्लॉई अगर 2.5 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस पे का जो इंटरेस्ट है, इस 2.5 लाख के ऊपर के कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है, अब वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगा, अब वो टैक्सेबल रहेगा। और ये 2.5 लाख की जो लिमिट है ये बढ़ जाती है, 5 लाख हो जाती है अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है उस फंड में। ये सेकंड पॉइंट में लिखे हुआ है, ये सेकंड पॉइंट में लिखे हुआ है, आपकी जो 2.5 लाख की लिमिट है ये 5 लाख की हो जाएगी अगर आप ऐसे फंड में पैसा डाल रहे हो जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा ऐसा फंड है जिसके अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता? बोलो 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 बोलो, कमेंट देख रहा हूं मैं तुम्हारे। सर यू आर लिटिल वन लुक्स लाइक अ प्रिंसेस, मे गॉड ब्लेस हर। थैंक यू वेरी मच मैम, दिल से शुक्रिया। हाँ जी बताइए, अगर ऐसा कोई फंड बताओ जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहता। सर अभी तो बताया आपने पीपीएफ, तो पीपीएफ के अंदर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 5 लाख तक रहा तो उस पे का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, और 5 लाख के ऊपर का रहा तो उस पे का इंटरेस्ट टैक्सेबल है। ये 2 चीजें आप लिख लेना। ये पूरा का पूरा इतना कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, इतना सारा, और इसको मैंने आपको इतने सिंपल वर्ड्स में बताया हुआ है, ठीक है। ये ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूं, एक और चीज बता देता हूं। ये अपन नहीं पढ़ा था आरपीएफ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जाम, 12% के ऊपर का टैक्सेबल। इसमें 7.5 लाख की एक लिमिट आई थी, ठीक है, इसमें भी एक 7.5 लाख की लिमिट आई हुई है। मैं सबको है ना जंबल अप नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। हाँ। उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं अपन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट पे है, एसपीएफ का हो गया। आरपीएफ में देख लो 9.5% तक एग्जाम, 9.5% के ऊपर का टैक्सेबल। अब लेटेस्ट अज्यूम आपको इंटरेस्ट दे रखा है 19,500 एट 13%, तो आप क्या करोगे, इसमें का 9.5% के ऊपर कितना हो गया 3.5%, वो टैक्सेबल है। तो डायरेक्टली आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, 19,500 डिवाइडेड बाई 13% इंटू 3.5%, तो 5,250 का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा डायरेक्टली, और आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। यूआरपीएफ में जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। यूआरपीएफ में याद रखना, जब आप पैसा डाल रहे हो ना वो डिडक्शन मिलेगा, और जब पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है ना तब वो टैक्सेबल होता है। कब टैक्सेबल होता है? फाइनल अमाउंट पे। पीपीएफ पे जो इंटरेस्ट है, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे जो पीपीएफ में डाल रखा है पैसा, उस पे जो इंटरेस्ट है वो 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 5 लाख के ऊपर का टैक्सेबल है, और ये कब आया है? प्रीवियस ईयर 21-22 एंड ऑनवर्ड्स आया है, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो मैच्योरिटी अमाउंट है जिसको आप विड्रॉ कर रहे हो एसपीएफ से और पीपीएफ से, सेक्शन 10(11) में एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट 10(11) में एग्जाम्प्ट होता है। आरपीएफ में, आरपीएफ से जो आप मैच्योरिटी अमाउंट
विड्रॉ कर रहे हो वो 10-12 में एग्जाम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कंडीशन क्या है? 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस होना। जिसने टीडीएस पढ़ रखा है उसको याद होगा सेक्शन 192 ए जो 10% पे टैक्स काटता है 50,000 के ऊपर का पेमेंट रहा तो 50,000 या उसके ऊपर का पेमेंट रहा तो 10% पे टैक्स कटता है 192 ए में। वो 192 ए बोलता है प्री मैच्योर विड्रॉवल फ्रॉम आरपीएफ। आरपीएफ में सिंपल सी बात है भैया, अगर 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस है ना तो 10-12 कहता है भैया आपको जो विड्रॉवल मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। तो 10-12 में क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है आपने 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है अगर आप 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं दे रहे तो भी आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये एग्जम्प्ट हो सकता है अगर आपने जो सर्विस छोड़ा है दैट इज बिकॉज ऑफ योर इल हेल्थ। आप बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, वहां पे फैक्ट्री में आपको काम करना सूटेबल ही नहीं हो रहा, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया कि अगर आप वहां काम कर रहे हो तो मर जाओगे, आपने इसलिए छोड़ा, तो आपको जो आरपीएफ से पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। इल हेल्थ एक और कंडीशन है, पहला है इल हेल्थ के पैसे, दूसरा है जो कंपनी में आप काम करते थे, जिसके पास आप काम करते थे उसने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, और तीसरा है ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस जो आपके बाहर है, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। ये तीन चीजें, तीन केसेस है जब आप 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है आरपीएफ का वो एग्जम्प्ट होता है। नॉर्मल क्या है रूल? 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस रही तो जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो एग्जम्प्ट है, 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं रही तो जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल है, ठीक है। बट ये 5 साल की सर्विस ना हो के भी तीन केसेस में पैसा एग्जम्प्ट हो सकता है। जब आपने जॉब छोड़ा बिकॉज ऑफ योर इल हेल्थ, आप बीमार हो जा रहे थे, दूसरा आपका जो एम्प्लॉयर है उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया, और तीसरा केस आपके कंट्रोल के बियॉन्ड कोई रीजन है जिसकी वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ा, मेरे हाथ में नहीं था भैया, ठीक है। ये तीन केस। या चौथा, कंटिन्यूस सर्विस के अंदर आपके पुराना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे लेट अस अज्यूम आपने कंपनी ए में 2 साल काम किया, ठीक है, और फिर कंपनी ए का जॉब छोड़ के कंपनी बी में और 4 साल काम किया, तो आपने तो किसी एक आदमी के पास कंटिन्यूस सर्विस करी नहीं, कंपनी में 2 साल काम किया, कंपनी बी में 4 साल काम किया, अब टोटल आपका 6 साल हो गया। बट ये टोटल 6 साल तब होगा जब आपका जो पहले वाला एम्प्लॉयमेंट था 2 साल का उसको इंक्लूड करेंगे, और उसको इंक्लूड किया जाता है अगर आपका जो पुराना वाला एम्प्लॉयर है उसने आपका जो पीएफ का अकाउंट है वो नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर किया है, एंड आपका जो नया एम्प्लॉयर है वो पीएफ का अकाउंट मेंटेन करता है। तो ये दो केसेस ऐसी होती है जब 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं भी रही तो भी आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं रहता, ठीक है। आरपीएफ में सेक्शन 10-12 क्या कंडीशन बोलता है? पहला बोलता है कंटिन्यूस सर्विस होना 5 साल की, दूसरा अगर 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं भी रही बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजंस तो भी आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो एग्जम्प्ट रहेगा। पहला इल हेल्थ के वजह से, दूसरा बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयर्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस, एंड तीसरा एनी रीजन विच आर बियॉन्ड द एम्प्लॉयज कंट्रोल, ऐसे रीजन जो एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर है। ये 3 रीजन की वजह से अगर आपने 5 साल के पहले जॉब छोड़ दिया तो भी आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एंड थर्ड केस, एक नया केस आता है जिसके अंदर बोलते हैं कि आपका जो फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट था, मतलब आपका जो पहले का जॉब था, उस पीरियड को भी आपके कंटिन्यूस सर्विस के पीरियड में काउंट किया जाएगा अगर आपका पहले वाला एम्प्लॉयर, फॉर्मर एम्प्लॉयर, आपके न्यू एम्प्लॉयर के पास आपका पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करता है, एंड सेकेंड आपका जो न्यू वाला एम्प्लॉयर है वो पीएफ मेंटेन करता है, मतलब वो भी आपको पीएफ में पैसे डाल रहे हैं। क्लियर बात? बोलो। अगर ये नहीं रहा, अगर आरपीएफ का अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं होता है 10-12 में तो वो टैक्सेबल रहेगा, और टैक्सेबल रहा तो टैक्स कटेगा सेक्शन 192 ए के अंदर 10% पे। अगर जो आपको अमाउंट मिल रहा है मैच्योरिटी अमाउंट वो 50,000 या उससे ज्यादा का है, ये मैं आपको टीडीएस का बता चुका हूं, इसको बोलते हैं लिंकेज। समझ में आया तो बताओ भैया।
यूआरपीएफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैच्योरिटी अमाउंट का ट्रीटमेंट। यूआरपीएफ के केस में, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में जो मैच्योरिटी अमाउंट का ट्रीटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, यूआरपीएफ से जो पैसा मिलेगा उसको 4 पार्ट में बांटते हैं कि भैया जो फंड में पैसा पड़ा है, इसमें कुछ पैसा पड़ा है जो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करा था, कुछ पैसा इसमें वो पड़ा है जो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आया है, कुछ पैसा इसमें पड़ा है जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट करा था, और कुछ पैसा इसमें पड़ा है जो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आया है। तो चारों को अलग अलग बाइफर्केट किया है क्योंकि चारों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। एम्प्लॉय ने जो कॉन्ट्रीब्यूट करा था, जब उसने कॉन्ट्रीब्यूट करा था उसको डिडक्शन नहीं दिया था, ये वाली बात मैंने बोला था। ये एम्प्लॉय ने जब कॉन्ट्रीब्यूट करा था उसको डिडक्शन नहीं दिया था, तो ये क्या बोलेगा भैया, ओ भाई रुक जा रुक जा रुक जा, जब मैंने पैसा डाला तूने मेरे से उस पे टैक्स ले लिया है, जब मैंने पैसा डाला तब तूने मेरे से उस पे टैक्स ले चुका है, अब ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है इस मैच्योरिटी अमाउंट के अंदर वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है ये आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, ये अपन ने देखा है। आईएफओएस की नोट जाके खोल लेना, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन यूआरपीएफ आएगा लिख के, ठीक है। तीसरा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड उस पे का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन यूआरपीएफ एंड उस पे का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय के हाथों में एज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, एज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। तो प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी में ये एक आइटम आता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड उस पे का इंटरेस्ट। अब सुनो एक चीज वापस समझो, यूआरपीएफ की, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उसको डिडक्शन नहीं देते, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल नहीं होता उस वक्त जब कंट्रीब्यूट किया। जब एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल नहीं होता, जब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये फंड लावारिस है, इसमें से कभी भी पैसा निकाला जा सकते हैं लोग, इसमें कोई देखता नहीं है, इस पे किसी का अप्रूवल नहीं है। बट अगर मैच्योरिटी अमाउंट आ गई है तब तक सब कुछ सही चल रहा है इस फंड का, तो भैया एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होता। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे का जो इंटरेस्ट है वो आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड उस पे का इंटरेस्ट ये टैक्सेबल होगा प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी में। क्लियर है क्या? इसको लिख लो भाई साहब। ये लिख लिया आपने? अब देखो ये जो पूरा ट्रीटमेंट है ना, मैंने ये चार्ट बुक में कहा दे रखा है, मैंने चार्ट बुक में सबसे लास्ट पेज में मिसलेनियस में दे रखा था, ठीक है। ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में हो, आरपीएफ में हो, पीपीएफ में हो, एटीसी में डिडक्शन मिलता, ठीक है। यूआरपीएफ में कोई डिडक्शन नहीं मिलता। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में रहा तो एग्जम्प्ट है, आरपीएफ में रहा तो 12% तक एग्जम्प्ट है, 12% के ऊपर का टैक्सेबल है। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीपीएफ में होता नहीं है, और यूआरपीएफ के लिए नोट रेफर करना है नीचे का। इंटरेस्ट एग्जम्प्ट रहेगा एसपीएफ का, आरपीएफ का 9.5% तक इंटरेस्ट एग्जाम, 9.5% के ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल, पीपीएफ का इंटरेस्ट जो है वो भी एग्जाम होता है। क्लियर है? विड्रॉल अमाउंट 10-11 में एग्जाम है, एसपीएफ में 10-12 में एग्जाम है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये कंडीशंस आपको टीडीएस में मिल जाएगी, ठीक है। प्लस पीपीएफ का जो मैच्योरिटी विड्रॉल अमाउंट है ये एग्जाम है। यूआरपीएफ के लिए यहां पे नीचे दे रखा है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नो डिडक्शन एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, जब हमने पेमेंट करा तब तुमने डिडक्शन नहीं दिया तो नो टैक्स ऑन विड्रॉवल, बराबर है? हाँ जी। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे का जो इंटरेस्ट है वो आईएफओएस में टैक्सेबल रहेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी नाम से टैक्सेबल होता है। डन है बात? ये सबसे सिंपल है इतना। अब एक बात सबसे शानदार जो आधे बच्चों को तकलीफ देती है सैलरी में, उस पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। अब इसके अंदर आई है 2 अमेंडमेंट्स जो करती है कंफ्यूज। पहली अमेंडमेंट, एक आपने सुन रखा होगा 2.5 लाख की अमेंडमेंट है एक, और एक 7.5 लाख वाली अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट अभी नहीं है, बहुत पहले आई थी, ठीक है।
अब पेज नंबर 65 ऑफ मेन बुक पीसी नोट 1, ये आप देख लेना, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली चीज की। अब देखो बेसिकली है ना, बात करते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन, एक मिनट रुक जाओ, ये दिए हुआ है प्रीवियस ईयर 21 22 एंड ऑनवर्ड्स। क्या हुआ, जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख तक का जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पे का इंटरेस्ट एग्जाम, और 2.5 लाख के ऊपर का जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पे का इंटरेस्ट है, ये एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होता है। ठीक है, हाँ। अब देखो प्रीवियस ईयर 22-23 में 4 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन करा एम्प्लॉई ने, तो पहले 2.5 लाख पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, लेट्स अज्यूम 8% पे मिल रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। बट अगले 1.5 लाख पे 1.5 लाख पे जो 8% से इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल रहेगा, जो कि हो जाएगा 12,000। ये जाएगा टैक्सेबल डब्बे में। और देखो ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही साल मिल रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं 23-24 में 4.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करा, 22-23 में क्या हुआ, 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करा एम्प्लॉय ने अपने प्रोविडेंट फंड। पहले 2.5 लाख पे का जो इंटरेस्ट है वो एग्जाम्प्ट है, अगले 1.5 लाख पे का इंटरेस्ट टैक्सेबल है। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 4.5 लाख कंट्रीब्यूट करा एम्प्लॉय ने, कितना कंट्रीब्यूट करा, 4.5 लाख, तो पहले 2.5 लाख पे का जो इंटरेस्ट है वो एग्जाम्प्ट रहेगा, और अगले 2 लाख पे का जो इंटरेस्ट है वो अगेन 8% पे टैक्सेबल होगा। बट ये सिर्फ 8% पे टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब आप ये नहीं बोल सकते 2 लाख का 8% 16,000 टैक्सेबल हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए है ना 2 डब्बे बनाए जाते हैं, इसके लिए 2 डब्बे बनाए जाते हैं, एक एग्जम्प्ट वाला डब्बा और दूसरा टैक्सेबल वाला डब्बा। ये एग्जम्प्ट वाले डब्बे में कौन से कंट्रीब्यूशन जाएंगे, ये कब से आया, 21-22 से, कब से आया, 21-22 से, मतलब बिफोर प्रीवियस ईयर 2021-22 पूरा एग्जाम था। तो ये एग्जाम्प्ट वाले डब्बे में जो 21-22 के पहले का कंट्रीब्यूशन है वो आएगा, बैलेंस बिफोर प्रीवियस ईयर 21-22 पूरा का पूरा बैलेंस एग्जाम्प्ट वाले डब्बे में आएगा। फिर 21-22 के बाद वाला जो 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन है वो इस डब्बे में आएगा, और अगर कुछ बीच में का विड्रॉल वगैरह आपने करा होगा तो वो माइनस हो जाएगा। टैक्सेबल वाले डब्बे में क्या आएगा, टैक्सेबल वाले डब्बे में आएगा 2.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन, 2.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन प्रीवियस ईयर 21-22 एंड उसके बाद वाला। तो इस डब्बे के अंदर समझ लो पहले साल कितना, 1.5 लाख एक्स्ट्रा डाला, 4 लाख डाला था ना अपने एग्जाम्पल में, 21-22 में कितना डाला था, 22-23 में 4 लाख डाला था, तो इस डब्बे में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1.5 लाख, उस पे 8% इंटरेस्ट जो आ रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा 12,000 का। अब ये 12,000 का जो कंट्रीब्यूशन है ना, 12,000 का जो इंटरेस्ट है, ये फिर से टैक्सेबल डब्बे में जाएगा। अरे भाई प्रीवियस ईयर 21-22 एंड उसके बाद जो साल में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो 2.5 लाख के ऊपर का, उस पे टैक्स लगेगा, पर एक ही साल टैक्स लगेगा क्या, नहीं 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 नहीं, इस पे जितने भी साल तक इंटरेस्ट मिल रहा है ना उस इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगेगा। मतलब ये टैक्सेबल वाले डब्बे में हर साल का 21-22 एंड ऑनवर्ड्स हर साल का 2.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल वाले डब्बे में जाए, प्लस इस साल मतलब 21-22 में जो इंटरेस्ट मिला है जो टैक्सेबल है वो इंटरेस्ट भी इस टैक्सेबल वाले डब्बे में जाएगा, और उस पे जो अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स होगा। जैसे 1.5 लाख का 8% 12,000 रुपए का इंटरेस्ट, ये टैक्सेबल हो गया। अब ये 12,000 फिर से इस डब्बे में जाएगा, और 12,000 पे जो 8% इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल 960 का, वो भी टैक्सेबल है। अब ये 960 भी अगेन इस डब्बे में जाएगा, मतलब ना कि सिर्फ इंटरेस्ट टैक्सेबल है बट इंटरेस्ट पे का इंटरेस्ट जो है वो भी टैक्सेबल है। समझ में आया क्या बात, समझ में आई क्या बात, बताओ जल्दी। सर इतना डिटेल कैलकुलेशन हमको आएगा क्या एग्जाम में, नहीं, इतना डिटेल कैलकुलेशन ये प्रैक्टिकल लाइफ में होगा।
आपको नहीं आएगा। प्लस एक बात ध्यान रखना, ये जो 1.5 लाख एक्स्ट्रा डाले हैं ना उसने 4 लाख रुपए 22-23 में, ये सिर्फ इस पे का सिर्फ इस साल का इंटरेस्ट नहीं है, ये टैक्सेबल वाले डब्बे में चले गया ना, इस टैक्सेबल वाले डब्बे में जितना भी पैसा है उस पे हर साल जितना इंटरेस्ट आएगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। समझ आई बात? मतलब जो टैक्सेबल कंपोनेंट है वो टैक्सेबल डब्बे में जाता रहेगा, प्लस पुराना वाला जो टैक्सेबल डब्बे का बैलेंस है उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा इस साल, प्लस अगेन वो भी टैक्सेबल डब्बे में जाएगा। मतलब टैक्सेबल वाला जो पार्ट है उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स होता रहेगा, प्लस टैक्सेबल वाले डब्बे में जाता रहेगा। उस पे जो अगले साल फिर से इंटरेस्ट आएगा वो फिर से टैक्सेबल होगा। समझ में आई बात? नहीं समझ आई है तो इसके लिए आप मेरी रेगुलर क्लास खरीद सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, फास्टैग के भाई। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर। अगर एम्प्लॉयर 3 फंड्स के अंदर पैसा डालता है, पहला है आरपीएफ, दूसरा है एनपीएस और तीसरा है अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, ये 3 फंड्स के अंदर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और वो कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख तक है तो भैया ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। बट अगर वो कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर है तो जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर कर रखा है वो टैक्सेबल परक्यूजिट है। आई रिपीट, जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर करे हुआ है वो टैक्सेबल। जैसे अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 9 लाख रुपए, तो पहले 7.5 लाख पे, पहले 7.5 लाख का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। बट 7.5 लाख के ऊपर वाला जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो टैक्सेबल रहेगा, मतलब 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा परक्यूजिट इसी साल में, अंडर सेक्शन 17(2)(7। समझे क्या? 7.5 लाख के ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है ये तीनों फंड में कंबाइंडली मिला के, जिसमें से सिर्फ एक फंड पे क्वेश्चन आता है आरपीएफ पे, ये 7.5 लाख के ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन, जैसे इस साल अगर 9 लाख रुपए डाले ना तो 1.5 लाख रुपए डायरेक्टली एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए डायरेक्टली एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा अंडर सेक्शन 17(2)(7। प्लस ये 1.5 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो भी टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा 17(2)(7)(a) के अंदर। 1.5 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा, और ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, तब तक आप प्लीज ये चार्ट बना लीजिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जितने गहराई में पढ़ोगे ना उतना कम है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा का पूरा एक बार तमीज से लिख लो। मेरे को नहीं लगता आपको इतनी क्लैरिटी पहले कभी आई होगी, ना आपको कभी बाद में आएगी, जो लेवल की क्लैरिटी अभी आ रही होगी। लिख लीजिए भाई जल्दी से इसको, कम ऑन प्लीज। रिकॉर्डेड वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा प्लीज। हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करें, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्यों? देखो इस साल अगर मैंने 9 लाख रुपए डाले, इसको समझाओ, प्रीवियस ईयर 22-23 में मैंने डाले 9 लाख, पहले 7.5 लाख, ऊपर का 1.5 लाख, ये एग्जम्प्ट है, ठीक है, ये टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 17(2)(7 बराबर, प्लस ये 1.5 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, क्या ये इंटरेस्ट इसी साल मिलेगा? नहीं भाई, ये इंटरेस्ट आगे के सालों में मिलता रहेगा। तो ये इंटरेस्ट को प्रीवियस ईयर 22-23 में भी इंटरेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर 23-24 में भी इंटरेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर 24-25 में भी इंटरेस्ट मिलेगा, और एंड सो ऑन आगे इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा। तो भैया ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें? अब 23-24 में डाल दिया, सेम टू सेम सिचुएशन प्रीवियस ईयर 23-24 में हुई,
कितना डाला हमने पैसा 23-24 में? हमने डाला 10 लाख रुपए। उसमें से पहले 7.5 लाख, अगले 2.5 लाख। 7.5 लाख एग्जम्प्ट है, अगले 2.5 लाख टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a), सॉरी अंडर सेक्शन 17(2)(7). ये 2.5 लाख उस साल में पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। प्लस अब प्रीवियस ईयर 23-24 में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा दो चीज पे मिलेगा। एक तो मिलेगा ये 2.5 लाख पे का, प्लस पिछले साल के 1.5 लाख पे का भी इंटरेस्ट मिलेगा इस साल। तो इस साल का इंटरेस्ट कैसे निकाले भाई? इस साल का इंटरेस्ट कैसे निकाले? तो उसके लिए दे रखा है एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है टैक्सेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a). सिंपल सा फॉर्मूला है PC/2 इंटू आर। PC/2 इंटू आर मैं लिख देता हूं आपके लिए फॉर्मूला, अगेन लिख देता हूं वापस। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है PC/2 इंटू आर प्लस TP1 प्लस PC1 इंटू आर। ये काय का फॉर्मूला है? टैक्सेबल परक्यूजिट निकालने का अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a). 17(2)(7)(a) के अंडर जो टैक्सेबल परक्यूजिट आपको निकालना है उसका ये फॉर्मूला है। मतलब इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल रहेगा? अरे कंट्रीब्यूशन तो सीधा है यार, 7.5 लाख के ऊपर वाला टैक्सेबल रहेगा, बात खत्म है। इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल रहेगा? तो PC/2 इंटू आर प्लस TP1 प्लस PC1 इंटू आर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मैं बताता हूं क्या क्या है। आपको टैक्सेबल परक्यूजिट निकालना रहेगा करंट ईयर में। आपको टैक्सेबल मतलब जो भी साल आपका है उसका टैक्सेबल परक्यूजिट निकालना रहेगा, वो हो जाएगा PC। अब 1 जहां जहां दिख गया ना, ये समझ लेना ये लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। जहां 1 है ये लास्ट ईयर मतलब पुराने सालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। PC/2 इंटू आर प्लस TP1 प्लस PC1 इंटू आर। इसका इक्वेशन दूंगा मैं आपको, मजा आ जाएंगे आपको क्वेश्चन देख, ठीक है। PC/2 इंटू आर प्लस TP1 प्लस PC1 इंटू आर। आर कैसे निकालते? आर बड़ा सिंपल है, I अपॉन एफ एवरेज। I अपॉन एफ एवरेज। आई क्या है? इंटरेस्ट। इस साल जितना इंटरेस्ट मिला है उतना फंड में से। इंटरेस्ट एक तो डायरेक्टली दिया रहेगा, इंटरेस्ट एक तो डायरेक्टली दिया रहेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से नहीं तो लंबे जाओगे। इंटरेस्ट एक तो डायरेक्टली दिया रहेगा या फिर जो ओपनिंग बैलेंस है। चलो ठीक है, पूरी बात बताता हूं। आर का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट अपॉन एफ एवरेज। आर का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट अपॉन एफ एवरेज, मतलब एवरेज बैलेंस ऑफ द फंड। एफ एवरेज का मतलब हो गया फंड का, जो फंड है उसका एवरेज बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। एवरेज बैलेंस कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। किसी को इसमें आपत्ति नहीं हो सकती है। अब जैसे ओपनिंग क्लोजिंग बाय 2, ये हो गया अपना एफ एवरेज आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हो सकती है? एक तो आपको दिया हो सकता है ओपनिंग बैलेंस, प्लस आपको दिया है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, आपको दिया है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और आपको दिया है वो दोनों पे का इंटरेस्ट। तो अपने को इंटरेस्ट मिल गया, ओपनिंग बैलेंस है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो, दोनों का इंटरेस्ट ऐड कर दो तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा ऑप्शन, आपको इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है आप, मतलब जो पैसा बड़ा है, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो इस साल का टोटल अमाउंट है जो ऐड हुआ है। इस एडिशन के वजह से, या ये एडिशन किस वजह से हुआ है? एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माइनस करो, इंटरेस्ट माइनस करो। पीसी क्या होता है? जो करंट प्रीवियस ईयर है आपका, जो करंट प्रीवियस ईयर है उसमें का जो 7.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन है ना, वो अमाउंट करंट प्रीवियस ईयर का 7.5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है वो पीसी हो जाएगा। PC/2
मतलब इस साल आपको देखना है कि एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करा। आपको मालूम पड़ा 8 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करा, तो 7.5 लाख तो एग्जम्प्ट है, ऊपर का 50,000 आपका हो गया पीसी। ठीक है, पीसी1 क्या है? ये पुराने सालों का टैक्सेबल परक्यूजिट है। हाँ, पुराने सालों का टैक्सेबल परक्यूजिट भी काम आएगा, क्योंकि पिछले सालों का जो टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा उस पे के जो इंटरेस्ट है उस पे भी तो टैक्स लगना है, तो उसको भी कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 lakhs ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर, कब से? ऑन और आफ्टर 1/4/2020, ये प्रोविजन 2020-21 में आई थी। ठीक है, वन मतलब पुराने सालों, और जो नॉर्मल है पीसी है ये करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 के ऊपर पीसी बन जाएगा। पीसी1 पुराने सालों का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर का टैक्सेबल वाला, मतलब सिंपल है सर, 7.5 लाख के ऊपर वाला मत बोलो, टैक्सेबल वाला बोल दो, हमको समझ आ जाएगा। ओके, टीपी1 क्या रहेगा? पुराने सालों का टैक्सेबल परक्यूजिट, कौन सा? इंटरेस्ट वाला, सेक्शन 17(2)(7) वाला, 7A वाला टैक्सेबल परक्यूजिट, मतलब पुराने प्रीवियस ईयर का टैक्सेबल परक्यूजिट कौन सा? इंटरेस्ट वाला। मतलब सर समझ लो पिछले साल हमको इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ, वो टैक्सेबल वाले इंटरेस्ट पे भी हमको वापस से इंटरेस्ट लगने वाला है क्या? हाँ, तभी तो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में ले रहे हैं ना भैया उसको अपन, तभी तो उसको इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में ले रहे हैं। देखो फॉर्मूला क्या था, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, PC/2 इंटू आर, PC/2 इंटू आर। पीसी मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर, जो करंट प्रीवियस ईयर है उस साल का टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई 2 इंटू आर। आर कैसे निकलेगा? आई अपॉन एफ एवरेज, इंटरेस्ट अपॉन एवरेज बैलेंस ऑफ द फंड। इंटरेस्ट दिया रहेगा या निकालना पड़ेगा। टीपी1 टैक्सेबल परक्यूजिट ऑफ द ओल्डर, पुराने ईयर्स, ठीक है, अर्लियर प्रीवियस ईयर। पीसी1 टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन पर पुराने सालों का। ये लास्ट ईयर नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए पुराने ईयर्स या अर्लियर ईयर्स, पुराने प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहे हैं, इनटू आर। ये है भैया, ये है पूरा का पूरा शानदार तरीके से। अब इसका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन 19 है, ठीक है, मैं एक आपको बताता हूं। ये सारा का सारा मैंने कवर कर लिया, और मैं जितना बोल रहा हूं ना उतना आपने कर लिया तो भी काफी है, इससे ज्यादा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और देखो ये 17(2)(7)A, ये ए छोटा वाला होना चाहिए, ये 7 और ये ऐसा ए होना चाहिए। ये पूरा हेडिंग कैपिटलाइज करने के चक्कर में गड़बड़ हो गई। टैक्सेबल परक्यूजिट का फॉर्मूला क्या है? PC/2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। टीपी मतलब इस साल का टैक्सेबल परक्यूजिट, TP1 मतलब पुराने सालों का टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7)A। 7A मतलब इंटरेस्ट वाला पार्ट, और 17(2)(7) मतलब 7.5 लाख के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है वो वाला पार्ट। ठीक है, दोनों में बहुत क्लैरिटी रखना थॉट्स की। पीसी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर का करंट ईयर का, ठीक है, करंट प्रीवियस ईयर का। PC1 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पुराने प्रीवियस ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन अबाउट 7.5 लाख। आर आई अपॉन एफ एवरेज, आई एग्रीगेट इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड फंड्स। फंड्स कौन से स्पेसिफाइड है? आरपीएफ, एनपीएस और एसएएफ। एफ एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस बाय 2। अब ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने चार्ट बुक के नीचे पेज नंबर 11 पे, ये क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, चार्ट बुक आपके पास अत्यंत आवश्यक होना। इसका कैलकुलेशन अपन करेंगे। उसके पहले देखो क्या ले रखा है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे का 7.5 लाख के ऊपर जो पैसा डाल रहे हैं ये टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउ 7.5 लाख। देखो 7.5 लाख के ऊपर जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। ये टैक्सेबल होगा कंट्रीब्यूशन जो है, देखो दो सेक्शन है इसमें। पहला है सर ये ऐसा था क्या हमारी कोचिंग में बस फॉर्मूला लिखवा दिया था? कोई बात नहीं भाई, गलत बंदे से ले लियो, फाइनल ना पढ़ियो, ठीक है। 17(2)(7)
ये कहता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 7.5 lakhs ये टैक्सेबल हो जाएगा प्रीवियस ईयर में। और 17 to 7A कहता है कि जो भैया इंटरेस्ट है ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। और इसका ही अपने को फॉर्मूला दिया है। ये 7.5 लाख के ऊपर वाले का फॉर्मूला थोड़ी चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर जो बाद में दे रखा है ये एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का है, वो जो 2.5 लाख का था मैंने बताया था। 2.5 लाख पे का जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट, 2.5 लाख के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे का जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट नहीं है। और अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, इफ देयर इज नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन अ फंड, तो 5 लाख का लिमिट हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने बता रखा है आपको, पीपीएफ के अंदर हो गया। एक ये पीसी नोट है। ये पीसी नोट क्या बोलता है, देखो इंटरेस्ट जो 31 मार्च, और ये मैंने कब बताया आपको कि कब आया है, ये प्रीवियस ईयर 21-22 में आया था, जो 5 लाख 2.5 लाख की लिमिट बताई थी। तो प्रीवियस ईयर 21-22 के पहले जो इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है वो चाहे प्रीवियस ईयर 21-22 के बाद में पे कर रहे हो तो भी वो एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन कब हुआ ये देखना है। अगर देखो हो सकता है, मेरे को एक बंद कर दो दिमाग बंद कर दो। ये 2.5 लाख वाली जो लिमिट है क्या बोलता है कि 2.5 लाख के ऊपर का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो टैक्सेबल होगा, बराबर है। हाँ। अब क्या ये, और ये कब से आया, 21-22 से। तो क्या ये हो सकता है कि मैंने प्रीवियस ईयर 2021 में कंट्रीब्यूट कर दिया था, कंट्रीब्यूशन डन हो गया है, बट इस पे का जो इंटरेस्ट है ये अगले साल मिला। अरे इंटरेस्ट क्या रोज रोज थोड़ी अक्रू होता, 6 महीने में होता होगा या 12 महीने में होता होगा। तो डेट ऑफ अक्रूवल प्रीवियस ईयर 21-22 में आई है, बट ये कंट्रीब्यूशन उसने 2021 में कर दिया था जब ये पूरा एग्जाम था। तो अगर इंटरेस्ट 1/4/2021 या उसके बाद भी अक्रू हो रहा है तो चलेगा। आपको देखना है डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कब करा। अगर कंट्रीब्यूशन 2021 में करा है तो भैया उस पे का इंटरेस्ट कभी भी अक्रू हो, उस पे का इंटरेस्ट कभी भी अक्रू हो, एग्जम्प्ट है। और अगर कंट्रीब्यूशन 1/4/2021 या उसके बाद करा है, मतलब 21-22 में कर रखा है या उसके बाद वाला है कंट्रीब्यूशन है, तो वो टैक्सेबल रहेगा। ये पॉइंट कहता है, ये पॉइंट कहता है इंटरेस्ट अक्रूड टू सच फंड अप टू 31 मार्च 2021 वुड बी एग्जम्प्ट विदाउट एनी लिमिट इवन इफ द अक्रूवल ऑफ इनकम इज आफ्टर दैट डेट। खत्म बात, डन है। अब अपना ये भी हो गया। मैं इस पे का क्वेश्चन करवाता हूँ, 7.5 लाख की जो लिमिट है ना उस पे का तुमको मजा आ जाएगा, मजा एक नंबर मजा आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट मेरे को टाइम दे दो, पहले अपन देख लेते हैं अपना सब कुछ खत्म हो गया है। ये 89 का रिलीफ बचा है अपना एक बस। हाँ 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 हाँ, ये मैंने डिडक्शंस बता दिए थे आपको, हाँ जी बिल्कुल। ये पूरा का पूरा हो चुका है, ये भी अपना हो चुका है। ठीक है, 89 का रिलीफ बचा है। ये टैक्सेबल परक्यूजिट, ये किसी को अगर ये लिखना है ना तो ये लिख लो। अगर किसी को लिखना है तो ये आप लिख लीजिए। इस पे का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं शानदार तरीके से, ये फुल स्क्रीन कर दिया मैंने, ये लिख लो। और सुन लो एक और बात, अगर आप चाहते हो ना कि भैया जिंदगी आसान बने तो बस पीसी नोट वाला जितना पार्ट है ना उतना ही लिख लो। पुराने प्रीवियस ईयर का टैक्सेबल परक्यूजिट इतना ही ध्यान में रखना, इसके आगे की चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये इसको खत्म कर दो, ये है ही नहीं कुछ अपना। बस इतना। ये एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इनकम कौन सी इनकम भाई, इंटरेस्ट, सीधा बोलना मामा, सीधा बोलना भाई, क्यों घुमा फिरा के बोल रहा है बच्चों को। अपन यहां लिख देते हैं इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, खत्म बात है, ठीक है। लिख लो इसको।
चाहते हो तो इतना लिख लीजिए, फिर इस पे का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जबरदस्त मजा आ जाएगा। तो हाँ जी, चलिए अब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो बुक में दे रखा है, नहीं कहा गया भाई, क्वेश्चन 19 लिखा है ना, वो क्वेश्चन नंबर 19 पे आता है। ये इतना सा क्वेश्चन है, ये इतना सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो। पहले मेरी गुजारिश रहेगी सारे बच्चों से कि भाई इस क्वेश्चन को आप प्लीज और प्लीज एक बार ध्यान से देख लो। इसको प्लीज और प्लीज एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। मैं आपके साथ पढ़ता हूं। मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज सीएफओ ऑफ एबीसी लिमिटेड इन मुंबई फ्रॉम 1 सितंबर 2021, मतलब ये हो गया 21-22। उसका बेसिक सैलरी था 6 लाख पर महीना, उसको 8% का डियरनेस अलाउंस दे रखा है। वो जो है ये 10% ऑफ हिज पे एंड डीए, मतलब अपनी जो बेसिक सैलरी है और डियरनेस अलाउंस है उसका 10% आरपीएफ में डालता है, और कंपनी भी सेम अमाउंट डालती है, ठीक है। अब आपको क्या क्या दे रखा है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस दे रखा है आरपीएफ का ऑन 1/4/2022, मतलब ये 22-23 का ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये जो है अमाउंट ये कहां आएगा, ये वाला आएगा। क्या आपको 22-23 का ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये 22-23 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया इतना, और ये जो अमाउंट है 23-24 का ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। 23-24 का क्लोजिंग बैलेंस दिए हुआ है पर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिए हुआ है, तो भैया 31 मार्च 2023 को जो क्लोजिंग है वही 23-24 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। क्या लिखा है, कंप्यूट द परक्यूजिट चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 17-7 एंड 17-7A। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, ये जो मैं सेक्शंस के नंबर बोल रहा था ना, वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि यहां कुछ नहीं बोला है, सीधा बोला है सेक्शन के नंबर लेके इसका परक्यूजिट निकालो। फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब आपको प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 22-23 का एंड प्रीवियस ईयर 23-24 का परक्यूजिट निकालना है। और एक लाइन लिखी है, प्रायर टू 8/9/2021, मतलब 1/9/2021, 1 सितंबर 2021 के पहले ये आदमी कौन था, कंसल्टेंट था, तो इसको जो पूरी फीस मिलती थी वो पीजीबीपी में टैक्सेबल थी। इसका मतलब इसके पहले इसको कोई सैलरी इनकम थी ही नहीं, तो इसके पहले का कोई टैक्सेबल परक्यूजिट होने का सवाल ही नहीं उठता। समझा क्या, ये क्वेश्चन है भैया, 2 मिनट इसको आराम से देखो और बनाने की कोशिश करो, आंसर मत देखना, पाप लगेगा। आंसर मत देखना। रिकॉर्डेड वाले बच्चों से गुजारिश है कि प्लीज 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 वीडियो को पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए। अब ठीक है, लाइव आ रही है ना, ठीक है भाई। अब देखो, ये बंदा 1 सितंबर 2021 को, एक मिनट रुक जाइए, सब क्लियर है ना, एक बार बता दो यार मेरे को, मैं चाहता नहीं हूं ये चीज मेरी गड़बड़ हो जाए, मैं फिर से नहीं बढ़ा सकता है।
तुम कमेंट करते रहो भगाभग भगाभग, ठीक है। 1 सितंबर 2021 एंड उसके पहले ये बंदा क्या कर रहा था? ये बंदा कर रहा था भैया कंसल्टेंसी, मतलब 21 22 में पहली बार इसको मिली होंगी सैलरी की इनकम। डन है। किसी बालक को इसमें कोई आपत्ति है? नहीं हो सकती है। उसका बेसिक सैलरी 21 22 में उसने कितना महीना काम करा होगा? 9 10 11 12 1 2 3 7 महीने काम करा है इसने, 7 मंथ्स। यार अपने को उससे कुछ नहीं करना है। ही पेड 8% का डीए है। तो देखो इसका बेसिक सैलरी हो गया 6 लाख इंटू 12। कौन से प्रीवियस ईयर का निकालना है अपने को? मैं क्वेश्चन खोल रहा हूं अपने स्क्रीन पे। अपने को निकालना है 2 सालों का। एक निकालना है असेसमेंट ईयर 23 24, दैट इज प्रीवियस ईयर 22 23 का, और दूसरा निकालना है अपने को असेसमेंट ईयर 24 25, दैट इज प्रीवियस ईयर 23 24 का। किसी बालक को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं शुरू कर रहा हूं पहले साल के साथ। बेसिक सैलरी कितना होगा उसका? 6 लाख है, इंटू 12 72 लैक्स बेसिक सैलरी। डियरनेस अलाउंस 8% ऑफ 72 लैक्स, ये हो गया 5.76 लैक्स। इसका मार लो आप टोटल 72 लैक्स प्लस 57600, 77 लाख 76,000 होता है पूरा। 77 लैक्स 76,000 होता है। उसका लिखा है ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% ऑफ हिज पे। तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 10% ऑफ 77 लाख 76,000, 7 लाख 77,600। क्या इस पे कुछ करना है अपने को? इस पे कुछ नहीं करना, इस पे भी करना है। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख के ऊपर का, हाँ उस पे का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, वो अलग बात है, वो कैलकुलेट अभी नहीं कर रहे, पर उसका नोट देना पड़ेगा नीचे। हाँ नोट देना पड़ेगा। अब देखो आपको क्या बताया भाई, बैलेंस इन आरपीएफ बताया भाई। 1/4/2022 को बैलेंस था 9,81,137। 31 मार्च 2023 को बैलेंस हो गया 27,43,048 और 31 मार्च 2024 को बैलेंस हो गया 46,48,555। बराबर क्या? बोलो हाउ। अब 22-23 का अपन निकाल रहे, तो 22-23 का ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना था? 981,137। क्लोजिंग बैलेंस था 27,43। बराबर है। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा उतना ही एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट करा है। वहां लिखा है मैचिंग कंट्रीब्यूशन कर रहे दोनों। 7,77,600 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट सीधा का सीधा डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा 17/2/7 में 27,600 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। ये देखो 23-24 के लिए 27,600 डायरेक्टली टैक्सेबल हो गया। बात खत्म है, बात खत्म है ये, ठीक है। हाँ अब ये पैसा बढ़ा, क्लोजिंग बैलेंस कितना था अपना भाई बताइए? ओपनिंग बैलेंस था अपना 9,81,137 और क्लोजिंग था 27,43,048। 27,43,048 क्लोजिंग था, माइनस ओपनिंग कितना था? 981,137। मतलब ये 17,61,911 इस साल बढ़ा है बैलेंस। बराबर है क्या? इस साल का जो बैलेंस बढ़ा है ये इतना बड़ा है। सर ये किस चीज से बढ़ाऊंगा? ये बढ़ाऊंगा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की वजह से, ये बढ़ाऊंगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की वजह से, और ये बढ़ाऊंगा इंटरेस्ट की वजह से। तो इसमें से 17,61,911 में से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी माइनस कर दो, तो इंटरेस्ट वाला अमाउंट आपके पास आ जाएगा। यही तो मैं बोल रहा था, यही मैं कह रहा था तुमको नालायको। इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। दिखा तुमको इंटरेस्ट?
नहीं, नहीं दिखा। अब अब अपने को क्या निकालना है भैया? अब अपने को निकालना है प्रीवियस ईयर 22-23 का टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17 टू 7 ए 17 टू 7 ए का टैक्सेबल परक्यूजिट निकालना है अपने को। ठीक है मुन्ना? बच्चे कम होते हुए फट गई है। भाई मैं क्या करूं? पढ़ाऊंगा तो सही, ये मजा नहीं आएगा उसके बिना। फॉर्मूला क्या है? पीसी बाई 2 इंटू आर प्लस पीपी1 प्लस पीसी1 इंटू आर। अब क्योंकि पिछले साल कोई कंट्रीब्यूशन का अमाउंट दिया नहीं है, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। 22-23 में तो जीरो होगा, 23-24 में ये अमाउंट जीरो नहीं होगा। तो इस बार पीसी कितना है? 27,600। पीसी क्या होता है? टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अबाउ 7.5 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू आर निकालना है अपने को। आर निकाल लेते हैं अपन। कौन से साल का? प्रीवियस ईयर 22-23 का। 22-23 का हर साल का आर अलग अलग रहेगा। इंटरेस्ट कितना है? 2,06,711 अपॉन फंड का बैलेंस कितना है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 981,137 प्लस 27,43,048 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 18,62,093। 206,711 डिवाइड बाय 18,62,093 0.11 आया इंटू 0.11 कर दो इंटू 27,600 डिवाइड बाई 2 1531 रुपए 32 कर लेता हूं 1532 रुपए का टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा 17 टू 7A में। और 17 टू 7 का टैक्सेबल परक्यूजिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27,600। किसी को आपत्ति है इसमें? कोई बताओ, जल्दी बोलो। किसी को आपत्ति है इसमें तो जल्दी बोलो, अब भी बोलो। सर क्या टाइमली सिलेबस कवर हो जाएगा? हाँ जी सर, हो तो जाएगा। अब आपको घाई है, आपको लग रहा है मैं काम धंधे छोड़ के आपके पीछे लग जाऊं, तो असंभव है ना। मतलब भाई देखो, एक सिंपल सी थोड़ी सी ना तहजीब होती है। अब मैं करवा रहा हूं ये पूरे देश के अंदर कोई भी इंसान यूट्यूब पे ये क्वेश्चन करवा दे, मेरा नाम बदल दो। और मेरे को भगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और प्लस मेरे को ये भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपनी पेड बैजेस को क्या करूं, अफेक्ट करूं इसके वजह से। तो मैं करवा दूंगा, ये मेरी बात गारंटी है। आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। आप भागोगे पीछे, जबरदस्ती मैसेज करोगे, एक टाइम के बाद मैं मैसेज की रिप्लाई करना बंद कर दूंगा। मेरा सिंपल फंडा है, यूट्यूब वाले बच्चों का मैं एक टाइम तक मैसेज का रिप्लाई करता हूं, जब मेरे को लग रहा है मेरे सर के ऊपर जा रहा है तो फिर नहीं करता। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, मैं कर तो रहा हूं। आप बता दो ना, पूरे देश के अंदर बता दो कौन इंसान ये फास्ट ट्रैक के अंदर ये चीज कर दे रहा है? कोई नहीं करेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको जो करना है कर लो। सर मुझे माफ करो, मैं आपके वजह से, मेरी पेड बैचेस चल रही है 3। मॉर्निंग में 3.5 घंटे टैक्स होता है, फिर मैथ्स होता है, फिर एक और बार मैथ्स होता है, तो 7 घंटे बैच चल रही है। उसमें ऊपर से मैं ये ले रहा हूं, अभी 4-5 दिन में एक मैथ्स की बैच खत्म होंगी, तो मैं आईडीटीबी साथ ही साथ शुरू कर दूंगा। ठीक है, 9 घंटे पढ़ा रहा हूं अभी, 9। और इससे ज्यादा मैं पढ़ा नहीं सकता। ना मैं मेरी फैमिली को सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं, ना मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं। अब लोग हैं जो सिर्फ डीटी पढ़ाते हैं, वो सिर्फ डीटी पढ़ा के चले गए, उनका हो गया, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मैथ्स नहीं आता, वो नहीं पढ़ाते, मेरे को आता, मैं पैसे बनाता हूं उससे। इसमें गलत सही कुछ नहीं है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। और आप 300 बार मैसेज कर लो, मैं यही रिप्लाई दूंगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को उससे। अब सोचिए ना, अगर आप मेरे को रुपए देते, अभी आपका रेगुलर बैच चलते रहता, और मैं आपको बोलता बेटा मेरा है ना फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, वो फ्री है यूट्यूब पे सारे बच्चों के लिए, आपने पैसे दिए छोड़ दो, पर मेरे को वो कंप्लीट करना जरूरी है। आप मेरे को मारते नहीं मारते? अपने आप को रख के देखिए उस साइड पे, फिर आपको सब समझ आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। या मेरे को देख, अच्छा चलो बता दो,
आप आगे चल के सीए, सीएस, सीएमए जो भी बनने वाले वो बन गए। आपके पास 2 क्लाइंट है, एक पैसे वाला, एक फुकट वाला। आपको बिल्कुल मतलब चाहत है आपकी आप सबको सैटिस्फाई करें, बट आप पहले किसको करोगे? वक्त की लिमिटेशन है, समझिए इस बात को। अगर समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं समझ सकते हो जब तुम जो भी बन रहे हो बन जाओगे ना, तब समझ जाओ। ठीक है, हाँ। हाँ भाई, ये हो गया। अब देखो भाई मजेदार चीज, ये जो 22-23 है ना, ये प्रीवियस ईयर 22-23 है। अब अगला साल आएगा, अब आएगा अगला साल, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 नेक्स्ट ईयर आया, ये आया नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में कितना पैसा डाला, उतना ही डाला सेम। 17 to 7A में 27,600 ही टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा, ये बात खत्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा, नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा, हाँ कि ना बोलो? बिल्कुल सर, करना रहेगा। अब नेक्स्ट ईयर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तब आपको लगेगा PC1, तब आपको लगेगा TP1। अब नेक्स्ट ईयर का जो पीसी रहेगा वो रहेगा 27,600, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 2 इंटू आर, आर अपन निकाल लेंगे। PC1 और TP1, PC1 क्या होता है? पिछले साल का टैक्सेबल परक्यूजिट, पिछले साल का टैक्सेबल परक्यूजिट ये है, ये हो गया अपना PC1। और पिछले साल का टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17 to 7A, ये हो गया आपका TP1 फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब देखो अगले साल इंटरेस्ट कितना मिला, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, उसमें से एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो। मैं ले चलता हूं आपको यहां पे, क्लोजिंग कितना था? 46, 48, 555 माइनस ओपनिंग कितना था? सर ओपनिंग तो दिया नहीं है। अरे पहले साल का क्लोजिंग मतलब दूसरे साल का ओपनिंग होता है, माइनस 27, अरे रुक जाओ, 46, 48, 555 माइनस 27, 43, 048, तो ये इस साल बढ़ा है 19,05,957, इतना बढ़ा है अपना पैसा। उसमें से कितना बढ़ा है? 19,05,507। उसमें से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 7,77,600, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 7,77,600, माइनस 777,600 माइनस 777,600। तो भैया इस साल जो इंटरेस्ट मिला है प्रीवियस ईयर 23-24 का इंटरेस्ट इतना है। ठीक है, एवरेज बैलेंस ऑफ द फंड निकाल लो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके, तो वो एवरेज बैलेंस इतना आ जाएगा। मैं बताता हूं निकाल के, ये एवरेज बैलेंस दिस प्लस दिस बाय 2 कर दो, 27,43,048 प्लस 46,48, 555 डिवाइड बाय 2, ये आ गया। कैसे आया? क्या आया? क्या आया? एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ कर दी मैंने। ओहो हो, किधर गया बनना तू? 46,8, 350, 360, इंटरेस्ट तो आ गया था। हाँ, ये 36,98,802 आया। कैसे आया था? अच्छा, ये क्लोजिंग है 46, 48, 555 माइनस ओ प्लस 27, 43, 048 डिवाइड बाई 2, अरे उतना ही तो आ रहा है, 36,95, 802, उतना ही आ रहा है। अब 350, 307 डिवाइडेड बाई 36,95, 802, 0.09 आ गया आर। ठीक है, PC1 है इतना, TP1 कितना है? TP1 पुराने सालों का टैक्सेबल परक्यूजिट कितना था? 1531, 1531.80, 1531.80 या 32 रुपीज ले लो। 27,600 बाई 2 इंटू आर प्लस TP1 प्लस PC1 1532 इंटू ये, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ये मैंने इसमें गड़बड़ कर दिए थे अपन ने, ये सही आया इनका 1532, ऐसा आंसर आएगा देख लो। PC बाई 2 इंटू आर प्लस TP1 प्लस PC1 इंटू आर, तो आपका ये आंसर आएगा 4069।
ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था 2.5 लाख के ऊपर का, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये 21, 22 का दे रखा है इसमें, आप उसको इग्नोर कर दो। 22, 23 का कितना था? 777,600, उसमें से 2.5 लाख माइनस कर दो। 777,600 माइनस 2.5 लाख, तो 5,27,600 रुपए। ये 2.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन, इस पे का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, बराबर है। अब ये इन्होंने 2,03,600 दे रखा है, इसको इतने डिटेल में नहीं जाते, आप इसको पढ़ लेना एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन है। इसको एक बार आप पढ़ लो। अभी मैं इसको फुल स्क्रीन करके दे देता हूं। मतलब अपना इफेक्टिवली अब ये खत्म हो चुका है। ये मैंने रेगुलर क्लास में भी करवाया था। ठीक है, इसका आंसर कितना है तेरे अपना? ये गलत था इसमें आंसर। अब ये हो गया, ये भी हो रखा है अपना। ये क्वेश्चन मैंने डाल रखा था चार्ट बुक के अंदर, ये कर लिया होगा आपने। अब ये बस ग्रेचुटी का बाकी है। एक बार ये इसको आप फुल स्क्रीन करके पढ़ लो। पहले आपने जो पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़े होंगे ना, उसका सबसे सिंपलेस्ट वाला वर्जन ये है। मैं अगले आधे घंटे के अंदर पूरे के पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंप्लीट कर दूंगा आपके। चलिए, लाइव वाली जनता को वेलकम बैक। ऑनलाइन वाली जनता नलायक को तुम पॉज कर रहे थे। ठीक है, चलो देखो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये एक पेज में खत्म हो जाएगा। इसके अंदर मैंने सारा का सारा कवर कर रखा है। लीव सैलरी, लीव सैलरी का मतलब पता होगा आपको। आज टू माय सरप्राइज एक बच्चे ने मेरे को क्या क्वेरी भेजा, यू वोंट बिलीव इट। उसको ये नहीं पता था, वो फास्ट ट्रैक देख रहा है, उसको ये नहीं पता था यूटीआई का मतलब क्या होता है, ईओएमएफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। मैंने बोला भाई साहब तू रेगुलर देख, तू फास्ट ट्रैक मत देख, तेरे को जरूरत है रेगुलर की, तू फेल हो जाएगा फास्ट ट्रैक से। हाँ, तो लीव सैलरी, यूटीआई का मतलब पता है तुमको, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, वो जो 12 महीने में बड़े हो जाते हैं, उनकी बात चल रही। लीव सैलरी, जो आपकी छुट्टियां जमा है, वो छुट्टियां जो जमा है उसका जब आप पैसा उठाते हो तो उसकी टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये देखो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन टोटालिटी, ये कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चन अकेला होल एंड सोल क्वेश्चन बन सकता है। लीव सैलरी पे एक क्वेश्चन बन सकता है, पेंशन पे एक क्वेश्चन बन सकता है, ग्रेचुटी पे एक क्वेश्चन होल एंड सोल बन सकता है। अब किसी बार इंस्टीट्यूट ने सोच लिया तुम्हारी कह के लेना है, तब ये क्वेश्चन बनाएगी। फाइनल वाला जो बच्चा देख रहा है, ये फाइनल में इन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इंटर में आने की संभावनाएं बहुत कम है। बट अगेन मैंने इसको कवर कर रखा है पूरा का पूरा। देखो, लीव सैलरी आप कब उठा रहे हो उस पर डिपेंड करता है टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। लीव सैलरी अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उठा रहे हो, मतलब आपका काम चल रहा है, 5 साल की छुट्टी आपकी जमा हुई, आपने बॉस को बोल दिया भैया मेरी 3 महीने के 5 साल में मैंने 3 महीने के इक्विवेलेंट छुट्टियां मेरी जमा है, मेरे को उसका पैसा दे दे, तो वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप पैसा उठा रहे हो रिटायरमेंट के वक्त, अगर आप पैसा उठा रहे हो रिटायरमेंट के वक्त, तो वो केस में टैक्सेबिलिटी डिफरेंट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फुल्ली एग्जम्प्ट होती है ये लीव सैलरी, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये 4 में से जो लोएस्ट है उतना एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर का टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये चारों की चारों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। कितनी एग्जम्प्ट होती है? लोअर ऑफ दिस 4 थिंग्स। पहला, लीव सैलरी रिसीव्ड। दूसरा, 25 लाख, ये लिमिट लाइफ टाइम के लिए है, ये लिमिट लाइफ टाइम के लिए है। जिनने मेरे से पढ़ रखा है उनको पता है इस लाइफ टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है। मैं बताता हूं क्या इंपॉर्टेंस है। पहले एक बार चारों चीजें अपन याद कर लेते हैं। पहला, लीव सैलरी रिसीव्ड। दूसरा, 25 लाख लिमिट फॉर लाइफ टाइम। तीसरा, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। और चौथा, लीव्स अर्न्ड इन नंबर ऑफ मंथ्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी। अब ये तीसरे और चौथे के अंदर अपने को चीजें ध्यान में रखनी पड़ती कि इनको निकाले कैसे। पहला, लीव सैलरी रिसीव डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा, 25 लाख की लिमिट है, ये लिमिट लाइफ टाइम के लिए। तीसरा, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। और चौथा, लीव्स अर्न्ड इन नंबर ऑफ मंथ्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी। इसको याद ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। ठीक है, याद करो मेरे साथ वापस से। लीव सैलरी रिसीव्ड 25 लाख लिमिट फॉर लाइफ टाइम। तीसरा, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। और चौथा, नंबर ऑफ लीव्स अर्न्ड या लीव्स अर्न्ड इन नंबर ऑफ मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी, मतलब कितने महीने की छुट्टियां जमा है इनटू एवरेज मंथली सैलरी। ठीक है,
मतलब ये सैलरी हो जाएगी लीव जो आपकी जमा है उस पीरियड की। पहली बात, लीव सैलरी रिसीव डायरेक्टली दिया रहेगा क्वेश्चन में। दूसरा 25 लाख, ये लिमिट लाइफ टाइम के लिए, और ये लिमिट अमेंडमेंट है इस बार, इसलिए मेरे को लगता है ये आ सकता है। ये लिमिट लाइफ टाइम के लिए, मतलब आप पहले किसी कंपनी में काम करें 10 साल, वहां आपकी जो छुट्टियां जमा थी, आपने वहां से लीव सैलरी उठा लिया ऑन योर टर्मिनेशन और ऑन योर रिटायरमेंट या ऑन योर रेजिग्नेशन, सब कुछ इसमें कवर हो गया। सिर्फ रिटायरमेंट 60 साल की एज वाली बात नहीं है, रिटायरमेंट टर्मिनेशन, आपने जॉब को छोड़ दिया, ठीक है, आप क्या बोलते हो उसको यार, पेपर्स डाल दिए, वो भी इसमें आ गया, ठीक है। अब आप पहले भी काम करते थे, वहां से आपको लीव सैलरी मिली 10 लाख की, उसमें से आपके 4 लाख एग्जाम्प्ट हो गए, 6 लाख की लीव सैलरी टैक्सेबल है, मतलब ये 4 लाख का एग्जाम्पशन आप ले चुके हो। अब जो अगले बार आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये 25 लाख की लिमिट नहीं रहेगी, 25 लाख लाइफ टाइम, पूरे जिंदगी भर में 25 लाख का मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिल सकता है। 4 लाख आपने पिछले वाले जॉब से ले लिया है, अब ये लिमिट 25 लाख की जगह 21 लाख हो जाएगी, इसलिए लिखा है मैक्सिमम एग्जाम्पशन फॉर लाइफ टाइम। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? जी, एक मिनट रुक जाइए, बफर हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी फिक्स दिस। आई होप अब सब क्लियर होगा, ठीक है। तो ये लीव सैलरी रिसीव्ड 25 लाख लिमिट फॉर लाइफ टाइम, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, और यहां जो एवरेज मंथली सैलरी निकालोगे ना, वहां पे रिटायरमेंट डेट के पिछले 10 महीने की एवरेज मंथली सैलरी निकालनी है। एवरेज मंथली सैलरी कैसे निकालते ये भी बताता हूं। लीव्स अर्न इन नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब कितनी छुट्टी आपकी जमा है, लीव्स अर्न इन नंबर ऑफ मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी, ये 4 चीजें आपको निकालनी है, ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ, लीव्स अर्नड, कितनी छुट्टी आपकी जमा है, कैसे निकालोगे? लीव्स अलाउड, आपकी कंपनी कितनी छुट्टियां अलाउ करती है। अब हो सकता है आपकी कंपनी 50 छुट्टियां अलाउ करती है, आपकी कंपनी बोलती है 180 दिन मत काम करो, आपकी कंपनी 45 छुट्टियां अलाउ करती है, बट इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए, एग्जाम्पशन के कैलकुलेशन के लिए आप मैक्सिमम 30 छुट्टियां ही ले सकते हो। इनटू करना है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, लीव्स अलाउड मैक्सिमम 30 इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि 45 डेज पर ईयर की छुट्टियां अलाउड है, अपन सिर्फ 30 डेज लेंगे बच्चों पर ईयर, मैक्सिमम फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। मैक्सिमम 30 डेज की छुट्टियां एक साल में इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, 31 ईयर्स 9 मंथ्स, 31 ही लेंगे, 31 ईयर्स 364 डेज, 31 ही लेंगे कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, माइनस लीव्स टेकन, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये आ गई आपकी लीव्स अर्न, बट ये जो लीव्स आएगी ये आएगी मंथ्स, सॉरी डेज में, इसको आपको डिवाइड बाय 30 करके मंथ्स में निकालना है। लीव्स अर्न कैसे निकालोगे? अलाउड लीव्स मैक्सिमम 30 पर ईयर अलाउड हो सकती है, या ज्यादा भी अलाउड है तो अपन 30 ही लेंगे, इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस माइनस लीव्स टेकन, ये आ गई आपकी लीव्स अर्नड, ठीक है। ये नंबर ऑफ डेज में आएंगे, इसको डिवाइड बाय 30 करके नंबर ऑफ मंथ्स करना है, उसको 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 मल्टीप्लाई करना है एवरेज मंथली सैलरी से, और यहां पे एवरेज मंथली सैलरी के लिए रिटायरमेंट डेट लेना है। मतलब कोई आदमी अगर 1 अप्रैल 2024 को रिटायर हुआ, तो उसके पिछले 10 महीने की सैलरी मार्च से लेके तो 31 दिसंबर तक डिवाइड बाय 10 कर दो, तो ये एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगी, और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी हो जाएगी। 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी का मतलब पता है क्या है? पिछले 10 महीने की सैलरी, अगर एक फर्स्ट ऑफ द मंथ को रिटायर होता है, यहां पे लिखा है जो पिछले 10 महीने की सैलरी लेनी है, ये रिटायरमेंट डेट से लेनी है, रिटायरमेंट डेट से पिछले 10 महीने की सैलरी लेनी है। इसका रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस ये है कि अगर कोई आदमी मिड ऑफ द मंथ रिटायर होता है, 16 अप्रैल को रिटायर हुआ, तो आपको उसकी सैलरी लेनी पड़ेगी 15 जनवरी, सॉरी 16 जनवरी को रिटायर हुआ, तो आपको उसकी सैलरी लेनी पड़ेगी 15 जनवरी तक की। पिछले 10 महीने की सैलरी जब आप कंप्यूट करोगे ना, तो 15 जनवरी तक का सैलरी लेना पड़ेगा बच्चों। आप रिटायरमेंट डेट के पहले वाले 10 महीने, 16 जनवरी को रिटायर हुआ तो 15 जनवरी तक की सैलरी, 1 जनवरी से 15 जनवरी आधा महीना, पिछले 9 महीने
और 16 मार्च से 31 मार्च आधा महीना। फॉर्चुनेटली आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही दिया रहेगा कि वो 1 तारीख को रिटायर हुआ, तो आपको इतना कोई लफड़ा होगा नहीं एग्जाम पर्पस के लिए। एग्जाम्पशन कितना है? लीव सैलरी रिसीव्ड 25 लाख, लाइफ टाइम की लिमिट 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी कैसे निकालते हैं? लास्ट 10 मंथ्स का सैलरी डिवाइड बाय 10, और जब उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये बन जाएगा पिछले 10 महीने की सैलरी। और लीव्स अर्न्ड इन नंबर ऑफ मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी, ये तो अपन ने दे रखा है। अब इसका एक क्वेश्चन बनाए थे हमने हमारी बुक के अंदर, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, आपसे गुजारिश है कि ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, आपसे गुजारिश है, ठीक है? आपको मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि भैया वो पहले का ही काम करता था, वहां पे 57,000 एग्जाम्प्ट हो गया था, तो अब जो 25 लैक्स की लिमिट है ना, ये 2443 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 2443 हो जाएगी। ये लीव सैलरी का पूरा दे रखा है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है? एक बार एक काम करता हूं मैं, व्हाट आई विल डू इज, मैं अभी पूरा का पूरा आपको ये बता देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। मैं आपको पूरे के पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स बता देता हूं, जो सारी चीजें मैंने लिखी हुई है यहाँ की चार्ट का, ठीक है? और फिर उसका क्वेश्चन अभी के अभी चलवा दूंगा, तो इट वुड बी बेटर। एक बार पूरा का पूरा पहले थ्योरी पढ़ लेते अपन, ठीक है? लीव सैलरी कंटिन्यूटी में लिया, फुल्ली टैक्सेबल ड्यूरिंग टर्मिनेशन, ड्यूरिंग रिटायरमेंट या ड्यूरिंग रेजिग्नेशन लिया, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पार्टली एग्जाम। कितना एग्जाम्शन रहेगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग फोर क्या है? पहला लीव सैलरी रिसीव, दूसरा 25 लाख लिमिट फॉर लाइफ टाइम, तीसरा 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। रिटायरमेंट डेट से लेना है, रिटायरमेंट मंथ से नहीं, रिटायरमेंट डेट से, रिटायरमेंट मंथ से नहीं, रिटायरमेंट मंथ से ग्रेचुटी में लेना पड़ता है। और चौथा है लीव्स अर्न इन नंबर ऑफ मंथ्स माइन इनटू एवरेज मंथली सैलरी। लीव्स अर्न कैसे निकालेंगे? लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन इज इक्वल टू लीव्स अर्न्ड। लीव्स अलाउड में क्या रहता है? लीव्स अलाउड में होता है, बोलो 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 बोलो, मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर अलाउड हो सकती है, इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस माइनस लीव्स टेकन, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनटू एवरेज मंथली सैलरी करना पड़ेगा, चौथा पॉइंट आ जाएगा। चारों में से जो लोअर है वो एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल में से एग्जाम्प्ट वाला माइनस कर दो, रिसीव्ड में से एग्जाम्प्ट वाला माइनस कर दो, बचा हुआ पूरा का पूरा टैक्सेबल है। अब आते हैं पेंशन के ऊपर। पेंशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कम्यूटेड पेंशन, दूसरा होता है अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब वो पेंशन जो आपने इकट्ठा एक साथ उठा लिया है महीने महीने के जगह पे, और अनकम्यूटेड पेंशन मतलब होता है मंथली पेंशन। मंथली पेंशन पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, मंथली पेंशन पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। एंड कम्यूटेड पेंशन जो आप एक साथ उठाते हो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए चेक करना पड़ेगा ग्रेचुटी मिल रही कि नहीं मिल रही। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन एग्जाम्प्ट रहेगा, और अगर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो 1/2 एग्जाम्प्ट रहेगा। ग्रेचुटी मिल रही है कम एग्जाम्पशन है, ग्रेचुटी नहीं मिल रही है ज्यादा एग्जाम्पशन है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी कम करनी है। जिसको ग्रेचुटी भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रहा है, उसको थोड़ा ज्यादा टैक्स लगा सकते हो। देखो भाई सिंपल है, देखो एक बार फिर से वापस से देखो मेरे साथ। अनकम्यूटेड मतलब मंथली जो पेंशन मिल रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, सबको टैक्सेबल है, सबको टैक्सेबल है। कम्यूटेड पेंशन जो एक साथ उठा रहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एग्जाम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखना पड़ेगा ग्रेचुटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 एग्जाम्प्ट है, ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन एग्जाम्प्ट है। अब ये टोटल पेंशन कैसे निकालना सर? तो टोटल पेंशन निकालते हैं कम्यूटेड पेंशन जो आपको मिल रहा है, टोटल पेंशन का मंथली पेंशन से कोई लेना देना नहीं। कम्यूटेड पेंशन जो आपको मिल रहा है डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। जैसे आपको 32 लाख मिल रहा है और आपने 40% का पेंशन अपना कम्यूट करा है, तो 32 लाख का 40% ये हो जाएगा 80 लाख आपका टोटल पेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया रहता है। देखो एक और चीज यहां पे मैंने लिखी है, ये रेगुलर क्लास में लिखा था, डेट ऑफ कम्यूटेशन ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कैसे दिया होता है कि भैया उसकी पेंशन थी 1800 रुपए महीना, ठीक है? उसने 1 दिसंबर को उस 1800 में से
60%, 40% को कम्यूट कर लिया। 1800 में से 40 या 50% को कम्यूट कर लिया। तो अप्रैल से लेके नवंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीना उसको पूरा 1800 रुपए पर मंथ मिलता रहा। ये मंथली पेंशन है, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एंड उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने उसने अपना 50% पेंशन कम्यूट किया है। 1800 का 50% गया, बचा हुआ 50% तो अगले 4 महीने भी मिलेगा ना। तो 900 इंटू 4, ये मंथली पेंशन हो गया, पूरा टैक्सेबल है। और ये क्वेश्चन है, मैं बताता हूं आप, और उसमें दिया रहेगा कि भैया कुछ तो अमाउंट है वो आपने लिया है, तो टोटल पेंशन निकालना पड़ेगा। जो कम्यूटेड पेंशन दिया रहेगा आपको बताया रहेगा कि भैया 50% कम्यूट करा और उसको मिले 36,000 रुपए। उसको कितने मिले? 36,000 रुपए साथ में मिले एक खर्च। डिवाइड बाई 50%, तो टोटल पेंशन कितना हो गया उसका? 72,000। अब अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो 72,000 का 1/3, ग्रेचुटी मिल रही है तो 72,000 का 1/3 मतलब 24,000 एग्जाम्प्ट है। और ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो आधा 1/3 मतलब 36,000 एग्जाम। मिला कितना था? 36,000 मिला था। ठीक है, 36 में से 24 एग्जाम 12 टैक्सेबल, 36 में से 36 एग्जाम पूरा का पूरा माफ। ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बताया आपको। बताओ, वापस एक बार मेरे साथ रिपीट करो। मंथली पेंशन पूरा टैक्सेबल है सबको। कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड जो एक साथ उठाए हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पूरा एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 एग्जाम है, ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो 1/2 एग्जाम है। 1/3 मतलब 33.33%, 1/2 मतलब 50%। ठीक है, ग्रेचुटी मिल रही है तो कम एग्जाम है, 1/3 कम होता है, 1/2 ज्यादा होता है। सर हमको तो लगा 3 बड़ा है 2 से। ठीक है, हाँ ये गया पेंशन, गया टेंशन लेने। ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो पूरा का पूरा ग्रेचुटी जो मिलता है वो एग्जाम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो आपको चेक करना पड़ेगा ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज है ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कवर्ड है कि नहीं है। ठीक है, ये मैंने चार्ट में दे रखा है एकदम शानदार तरीके से। ये देखो, ये हमने लीव सैलरी का बनाया था। हाँ, ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पूरा एग्जाम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर पोगा में कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में तो, और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो क्या रहेगा? पहली दो चीजें सेम रहेगी, अमाउंट रिसीव्ड, ग्रेचुटी का रिसीव्ड, ग्रेचुटी रिसीव्ड, 20 लाख 20 लाख। हाँ जी, अब ये लिमिट दोनों केस में 20-20 लाख हो चुकी है, पिछले साल ही 20-20 लाख हो चुकी है। ठीक है, तो पहले ग्रेचुटी में कवर्ड हो, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कवर्ड हो एम्प्लॉय, या कवर्ड ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले दो केस में सेम है। तीसरे केस में डिफरेंस है, तीसरे केस में है 15/26। अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो 15/26 इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। सिंपल सी बात है, ये आधा महीने का रेंट लेंथ, आधा महीने पर ईयर का बोलना था। कितना ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट करना था? पूरे साल भर जो आप काम कर रहे हो ना उसका आधा महीना। बट ग्रेचुटी एक्ट बोलती है 26 दिन का महीना लेना पड़ेगा, 30 दिन का नहीं। होना क्या था? 15/30 करना था इनको, बट 30 दिन ग्रेचुटी एक्ट में चलता नहीं, तो 15/26 ये हो गया 15 दिन का पैसा इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। लेंथ ऑफ सर्विस का मतलब है अगर आपने 6 महीने से कम के लिए काम करा है, जैसे 15 साल 4 महीने काम करा है तो 15 साल माना जाएगा, 15 साल 6 महीने काम करा है तो 16 साल माना जाएगा, 15 साल 11 महीने काम करा है 16 साल माना जाएगा, 15 साल 1 दिन काम करा है 15 साल माना जाएगा। मतलब आधे से कम रहा तो 0 हो जाता है, आधे से ज्यादा रहा तो नेक्स्ट वाले पे राउंड ऑफ कर देते हैं। ये होता है लेंथ ऑफ सर्विस का फंडा। तो ग्रेचुटी में कवर्ड है तो 15/26 इंटू लेंथ ऑफ सर्विस इंटू एवरेज मंथली सैलरी। और अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो आधे महीने की सैलरी 1/2 सिंपल इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। देखो डिफरेंस क्या क्या है, यहां पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो लेंथ ऑफ सर्विस देखना है, और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। यहां पे 15/26 होता है, इधर में 1/2 होता है, आधे महीने की सैलरी इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू एवरेज मंथली सैलरी, दोनों केस में करेंगे। एवरेज मंथली सैलरी कैसे निकालेंगे? तो जैसे लीव सैलरी में निकाला है, नहीं 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 नहीं, यहां पे रिटायरमेंट मंथ देखना है, रिटायरमेंट मंथ देखना है। मतलब कोई आदमी अगर 16 जनवरी 2024 को रिटायर हुआ तो कौन सा रिटायरमेंट मंथ है? जनवरी का।
तो जनवरी के पहले मंथ मतलब दिसंबर, उसके पिछले 10 महीने की सैलरी है, 15 दिन की जनवरी की सैलरी कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, और यहां पे एवरेज मंथली सैलरी इधर नहीं लेते हैं अपन, यहां लेते हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब पिछली सैलरी कितनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है इसमें। ठीक है, देखो लेंथ ऑफ सर्विस इंटू 15 डेज, 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। एवरेज मंथली सैलरी रिटायरमेंट मंथ का लेना है, रिटायरमेंट डेट का नहीं। और ये 15 डेज सैलरी कैसे निकालोगे, ये जो लिखा है ना 15 डेज सैलरी, ये कैसे निकालोगे, तो सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू 15/26, सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू 15/26। ये कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस में पुराने एम्प्लॉयर की लेनी पड़ेंगी, ये छोड़ दो, इसको काट दो। डिफेंस पर्सनल को ग्रेचुटी मिलती है, एग्जम्प्ट है। अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस आपको कोई ग्रेचुटी मिल रही है, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फुल्ली टैक्सेबल है, ये पता है अपने को। ठीक है, ठीक बात, ये चीजें हैं। अब इसको आप ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, आप इसको अगर ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो भैया। ठीक है, ये इतना मतलब मेरे हिसाब से काफी सिंपल है, इसको चार्ट से कर लो, आपका कम हो जाएगा और इसमें क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एक रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। ठीक है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन पूरा का पूरा ग्रेचुटी जैसा है, बस इसकी लिमिट अलग है। कौन से, पोगा वाले लोगों के लिए। बस इसमें जो लिमिट है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन की, ग्रेचुटी में 20 लाख है, इसकी 5 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 5 लाख, और अमाउंट रिसीव्ड और 15 डेज एवरेज पे इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। ये पूरा का पूरा ग्रेचुटी वाला पॉइंट है, ग्रेचुटी वाला पॉइंट। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन क्या होता है, अगर आपको हगाल रहे भगा रहे तो आपको रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलता है। बट ये आपको जो हकाला गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत हकाला गया है, तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा 1010B में, ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा 1010B के अंदर। एनपीएस वाली चीज अपन डिडक्शन में कवर करेंगे, सैलरी का पार्ट नहीं है ये मेरे हिसाब से, ये डिडक्शन में होगा, उसी में ज्यादा मजा आता है, इसमें मतलब नहीं है। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मैं भी चाहता हूं सर एनपीएस क्यों बोल रहे हैं आप, डिडक्शन में कवर होगा। एक तो इसके अंदर 80 CCD का काम है, प्लस एनपीएस का जो मैच्योरिटी अमाउंट है ना, ये टैक्सेबल होता है, और इसमें से कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट है 1012A एंड 1012B में, ये मैं लूंगा एग्जम्पशंस के साथ। तो अभी मेरे को इसकी कोई घाई नहीं है। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन बहुत कम इस पे क्वेश्चन आते हैं, 5 लाख और अमाउंट रिसीव्ड और 15 डेज सैलरी इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। 15 डेज सैलरी कैसे निकालेंगे, 15/26 इनटू सैलरी लास्ट ड्रॉन करके ही निकालना है, जैसे ग्रेचुटी में निकालना है। सर ये पूरा का पूरा दिमाग के ऊपर गया, मैंने बोला मैंने जो बोला ना एक एक शब्द याद रखो, इसके क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस है। ये जब आप क्वेश्चन करोगे ना मेन बुक में से, ये लीव सैलरी का क्वेश्चन 23 है। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ये क्वेश्चन आपको मजा दे देगा। ठीक है, ये मिस्टर गुप्ता वाला, ये भी हमने क्लास में करवा रखा है। ये ग्रेचुटी वाला क्वेश्चन, ये ग्रेचुटी वाला क्वेश्चन, ये रवि वाला क्वेश्चन जोरदार है, एक नंबर मजेदार क्वेश्चन है। और ये पेंशन का क्वेश्चन है मिस्टर एक्स वाला। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मैं अभी वीडियो के साथ में आपको करवाता हूं, साथ में मतलब जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना मैं आपको सेम वीडियो में चलवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद ये वीआरएस का कंपेंसेशन। वीआरएस का कंपेंसेशन मालूम है तुमको, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का कंपेंसेशन। अगर कोई एम्प्लॉई वॉलंटरीली रिटायर हो, वॉलंटरीली रिटायर मतलब जो रिटायरमेंट की एज है जैसे 60 ईयर्स है, उसके पहले उसने 3 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया, तो उसको मिलता है कंपेंसेशन। कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। और एम्प्लॉयर जो कंपेंसेशन देता है ना, उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को खुद को मिलता है। सेक्शन 36 में पीजीबीपी में अपन ने पढ़ रखा है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। और एक इंस्टॉलमेंट आप जो पे करते हो उसको डिफरेंट पेमेंट माना जाता है, और उसका उस साल और अगले 4 सालों में डिडक्शन मिलता है। तो क्वेश्चन भी बनाए थे। ठीक है, कितना कंपेंसेशन है वीआरएस का, मैक्सिमम 5 लाख, सॉरी कितना एग्जम्पशन है वीआरएस का, मैक्सिमम 5 लाख का एग्जम्पशन है, मैक्सिमम 5 लाख का एग्जम्पशन है अगर फॉलोइंग कंडीशन फॉलो करते हो आप, फॉलोइंग कंडीशन फॉलो करते हो।
क्या कंडीशन है भैया, देखो वीआरएस का कंपेंसेशन आपको निकालनी है दो चीजें। एक तो निकालनी है, सुन लो मेरी बात सुन लो फिर करो, आपको दो चीजें निकालनी है। एक, जो सर्विस का ईयर है, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस है, उसके 1/4 सैलरी, मतलब 12 महीने होते तो हर 3 महीने की सैलरी हर साल के लिए। और ये सैलरी मतलब क्या है, सैलरी मतलब एचआरए वाला। अब सैलरी की अगर डेफिनेशन आपने पढ़ी होंगी ना, तो वहां पे जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एचआरए, वीआरएस भी लिखा था वहां पे, वीआरएस भी जाके देख लेना मिल जाएगा। तो 3 महीना सैलरी मतलब कौन सी सैलरी, तो बोलते हैं बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस कमीशन पेड एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, ओके। 3 महीने की सैलरी और एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस आपको निकालनी है। जैसे उसने 22 साल काम करा है, कंप्लीटेड ईयर्स 22 साल 9 महीने काम करा है, तो 22 साल, हर साल के 3 महीने की सैलरी, मतलब टोटल हो गए 66 मंथ्स की सैलरी इनटू अब जो सैलरी निकलेंगी वो, ये अमाउंट आपको निकालना है पहले में। दूसरे में बोलते हैं जो रिटायरमेंट जब आपकी हुई तब आपकी कितनी सैलरी रहेगी, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, कितने महीने की आपकी सर्विस बची थी, मतलब आपको कितना पेमेंट मिलने वाला था अगर आप वॉलंटरीली रिटायरमेंट नहीं लेते हो तो। पहला है जितने साल आपने काम करा उसका 1/4 सैलरी, आपने 22 साल काम करा तो 22 इंटू 12 इंटू डिवाइड बाई 4, या फिर सीधा बोल दो 22 इंटू 3 महीने की सैलरी, हर साल के लिए 3 महीने की सैलरी, या फिर जितनी आपकी सर्विस बची है इनटू जो आपके रिटायरमेंट के वक्त की सैलरी थी। ये दो अमाउंट आपको निकालने हैं, ए निकालना है आपको, बी निकालना है। अब ए या बी में से जो हाइयर रहेगा, ए या बी में से जो हाइयर रहेगा, इससे ज्यादा वीआरएस नहीं होना चाहिए। ए क्या है, 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, और बी क्या है, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। जो वीआरएस है ये ए या बी से ज्यादा जो है नहीं होना चाहिए। अब जैसे समझ लो ए आ गया आपका 20 लाख और बी आ गया आपका 18 लाख, तो हाइयर क्या है 20 लाख। अब वीआरएस आपको 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर आपका वीआरएस 20 लाख से ज्यादा है तो एग्जम्पशन नहीं है, अगर आपका वीआरएस 20 लाख से ज्यादा है तो एग्जम्पशन नहीं है, अगर वीआरएस ज्यादा है 20 लाख से तो नो एग्जम्पशन। अगर वीआरएस कम है, जैसे फॉर एग्जांपल वीआरएस मिला आपको 15 लाख, तो 20 लाख से कम है, हाँ जी, तो आपको 5 लाख रुपए डायरेक्ट एग्जाम, 15 में से 5 एग्जाम, 10 लाख टैक्सेबल। इतना सिंपल है जिंदगी में। ये हुई बात, समझ गए हो, समझे बात को, बोलो जल्दी हाँ। अब क्वेश्चन आप खुद करोगे मैं चलाऊ, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आप जैसे बोलो वैसे कर देता हूं मैं। ये देखो, अमाउंट रिसीव्ड फॉर वीआरएस शुड नॉट एक्सीड हायर ऑफ ए और बी। ए क्या है, 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। बी क्या है, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर टर्मिनेशन और रिटायरमेंट, सॉरी बिफोर रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन, मतलब कितनी महीनों की सर्विस आपकी बची थी। ये दोनों में से जो भी हाइयर है, इससे ज्यादा वीआरएस नहीं मिलना चाहिए। इसका क्वेश्चन है मेन बुक के अंदर, इसका क्वेश्चन है, कहा गया ये देखो, एक रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन जो मैंने बोला उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26, आप रेफर कर लेना, मैं लिख देता हूं आपको, आप रेफर कर लो, आपसे बन जाएगा रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन क्वेश्चन 26। ठीक है, CQ 26 है इसका, पेंशन का CQ 25 है, पेंशन का है CQ 25, लीव सैलरी का है, नहीं ग्रेचुटी का है CQ 25 वाला करना, CQ 25 मजा आ जाएगा आपको। लीव सैलरी का है
CQ 23, CQ 23, 23, 25, 20, पेंशन भी 25, ये भी 25, रुको 23, पेंशन 25 है, ओहो ये भी 25, ठीक है 25 के दो नंबर्स हो गए, ठीक है 26 है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन और 27 है VRS, 26 है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन और 27 है VRS, ठीक है। अब इसके बाद एक रिलीफ वाली चीज बची है, 1 मिनट रुक जाइए, ये रिलीफ वाला है ना, उसके पहले आप ये लिख लीजिए, चलो ठीक है, एक काम करता हूं मैं, ये सेशन वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है अभी, तो व्हाट आई विल डू इज, एक मैं आपको 87 89 का रिलीफ डाल दूंगा और दूसरा ये जो सारे क्वेश्चंस है ये भी डाल दूंगा अगले वाले सेशन में, ठीक है। तो इसके बाद भी एक सैलरी का सेशन आएगा जिसके अंदर कवर्ड रहेगा सेक्शन 89 का रिलीफ प्लस सारे के सारे जो लीव सैलरी ग्रेचुटी वगैरह के क्वेश्चंस है वो सारे कवर्ड रहेंगे। तो हो सकता है वो वीडियो बड़ी बन जाए क्योंकि ये मैं रेगुलर बैच की रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं, तो आप उसको 1.5x पे करके देखना मिनिमम है, एक बात। दूसरी बात, मैं उसको बीच बीच में से डालूंगा तो कहीं ऐसा लग जाए कि काट काट के डाला है, तो उसको चिंता मत करना, मतलब कहीं मेरे कपड़े उपड़े भी बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर बैच का पार्ट डाल रहा हूं मैं इसके अंदर, ठीक। चलो, तो मेरे हिसाब से अगले सेशन के बाद सैलरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, पसंद आ रहा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।